भाई आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पावर स्क्रू की। सबसे पहले पावर स्क्रू क्या होते हैं। सबसे पहले इस स्क्रू से ये वाला स्क्रू मत समझ लेना, गड़बड़ कर जाओगे। ऐसा वाला जो नॉर्मली एक स्क्रू होता है ना, ठीक है, ये वाला स्क्रू मत समझ लेना, ये पावर स्क्रू नहीं है, ये सिंपली मशीन स्क्रू है। मशीन स्क्रू आपने पढ़ा देखे होंगे, मशीन स्क्रू देखे होंगे। लाइक एक दीवार में आपने एक प्लेट को लगाना है, तो दीवार में पहले से छेद नहीं करते आप क्या करते हो, उसको पंच लोगे, ठीक है, और उस मतलब जो आपके पास वो है पेचकस जिसे बोल देते हैं, ठीक है, ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, वो लोगे और इसमें क्या कर दोगे, ऐसे ऐसे उसे चलाना शुरू कर दोगे, वो खुद से थ्रेड की हेल्प से बनाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे क्या होता है, कॉन शेप होती है ऐसे, है ना। ये तो नॉर्मली घर में यूज करते हो आप, जो स्क्रूज होते हैं। अब ये जो स्क्रू है ये कह जाते हैं मशीन स्क्रू। अभी हम मशीन स्क्रू को नहीं पढ़ रहे हैं, पहली बात ये क्लियर रखना, ये मशीन स्क्रू नहीं है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा पावर स्क्रू, ठीक है। तो पावर स्क्रू हमारा सिमिलर होता है नट एंड बोल्ट कॉम्बिनेशन। इसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, स्क्रू नाम लिखा हुआ है तो टेपर होगा, ऐसा ये नहीं है। ये क्या है, पावर स्क्रू हमारा नट एंड बोल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ जो ये वर्ड स्क्रू यूज किया जाता है, पावर बोल्ट क्यों नहीं बोलते इसे, स्क्रू वर्ड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ इस सेंस में यूज किया जाता है थ्रेडेड के लिए, क्योंकि इसमें क्या होती है, थ्रेड्स होती हैं। थ्रेडेड पार्ट है ना इसमें, इसमें जो नट एंड बोल्ट वाला कनेक्शन है इसमें, तो थ्रेडेड पार्ट है, इसीलिए इसका नाम हम स्क्रू यूज करते हैं, ठीक है। तो पावर स्क्रू बेसिकली क्या है, एक थ्रेडेड पार्ट, ठीक है, और उस थ्रेडेड पार्ट पर हम किसी लोड को, समझना है इस चीज को, किसी लोड को उठाने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे कि हमने ये मान लिया, ऐसे हमारे पास एक पावर स्क्रू है, ठीक है, इस पावर स्क्रू में ये है हमारी थ्रेड्स, ऐसे थोड़ा फील अगर हो सके तो बहुत ही बढ़िया है। ये फिर से घूम के आ रही है ऐसे करके, है ना, फिर से वापस गई, फिर यहां से निकल के आई, फिर ये ऐसे। यस, थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसमें थ्रेड्स बनी होंगी, ठीक है, इस तरह की थ्रेड्स बनी होंगी। अब क्या है, अगर कोई एक लोड है इसके ऊपर, यहाँ पर एक लोड रखा हुआ है इसके नट के ऊपर, यहाँ नट लगा हुआ है, यहाँ नट लगा हुआ है, नट पर लोड है। अब आप एक बात सोचना, ऊपर है नट, नीचे है बोल्ट, आपने बोल्ट को घुमाया, अब थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, आपने बोल्ट को घुमाया, नट को रखा उस जगह फिक्स, नहीं समझे, नट को रखा उस जगह फिक्स, हाथ से पकड़ लो, जैसे भी पकड़ो नट को फिक्स कर लो, है ना, नट को फिक्स कर लिया, बोल्ट को घुमाओ, ये बोल्ट बहुत छोटा सा नहीं है, बोल्ट काफी बड़ा है, ठीक है, बोल्ट को घुमाओ तो बोल्ट इस थ्रेड में, जो नट के अंदर की थ्रेड है उसमें बोल्ट की थ्रेड जा रही होंगी भाई। नट बोल्ट तो आज तक देखे होंगे आपने कभी ना कभी लाइफ में, है ना। बोल्ट होता है लंबा वाला, ठीक है, और नट होता है वो जो डिबरी होती है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी ऐसा, उसे हम गाँव में बोल देते हैं बोल्ट टू, किसे, नट को, ठीक है, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है गाँव की भाषा में। तो ये बोल्ट है, ठीक है, जो थ्रेड इस पे बनी हुई है, और ये नट है, नट को आपने पकड़ रखा है, तो अब बताना बोल्ट कहाँ जाएगा, ऊपर निकलेगा। अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, मान लीजिए अगर ऐसे उल्टा घुमा रहा हूँ, तो मान लीजिए थ्रेड के हिसाब से नीचे आ जाएगा। नट वहीं का वहीं, नट वहीं का वही है। बस यही कॉन्सेप्ट लिया जाता है पावर स्क्रू में। कब? जब पावर स्क्रू एज ए स्क्रू जैक काम करता है। स्क्रू जैक का मतलब देखो, मैंने फिर से बोला, स्क्रू में मतलब वो समझ रहे टेपर स्क्रू, स्क्रू जैक, जैक वर्ड आया तो मतलब पावर से रिलेटेड है कुछ, है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा वाला स्क्रू है, पावर स्क्रू, ठीक है, पावर स्क्रू है। तो स्क्रू जैक का मतलब क्या होगा कि आपने अगर किसी चीज को लिफ्ट करना है, लाइक ऐसे, इसमें क्या होता है ऐसे, इसका यार मैंने फिगर नहीं लिया हुआ, इसका फिगर बनेगा कुछ ऐसा, दिस इज द नट, ये नट आपने क्या कर रखा है, फिक्स, ये नट कर रखा है फिक्स, इसमें क्या है, इसमें है ये बोल्ट, ऐसे जाता है। इस बोल्ट को क्या करना है, इस बोल्ट को हैंडल से, यहाँ हैंडल लगा हुआ है, इससे क्या करना है, घुमाना है। बोल्ट को हैंडल से क्या करोगे, घुमाओगे। अब देखना जरा, जो हमारे पास नट है बेसिकली, इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास पावर जो है, मतलब जो नट को, इसको हम घुमा रहे हैं, किसको घुमा रहे हैं हम, बोल्ट को, बोल्ट को घुमा रहे हैं। तो जो चीज हमारे पास लोड ऐसे ऊपर रखा हुआ है, जो लोड, उसे हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट करवा रहे हैं ऊपर की तरफ। अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। इसे रोक कौन रहा है अपनी जगह, वो रोक रहा है नट, ठीक है, नट रोक रहा है, नट में हमारा स्क्रू आगे की तरफ
जा रहा है। क्लियर है? ये है स्क्रू जैक जिसमें नट फिक्स है, स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर अगर उसको हमें नीचे की तरफ लेके आना है तो लोअर भी कर सकता है, नीचे की तरफ आ जाएगा। यस, क्लियर है? लोड की हेल्प से ये चीज नीचे भी आ सकती है। और एक चीज याद रखना, अगर मैं लोड लगा रहा हूं ऐसे करके, एक लोड लगा रहा हूं नीचे की तरफ, मान लीजिए ये ऐसा है, आपको याद होगा आपने कभी बच्चों को रपटते हुए देखा होगा ऐसे, है ना, ऐसे 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 बच्चों के लिए होता है ना वो रपटने वाला हिसाब, ऐसे 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 करके हेलिक्स में ऐसे गोल गोल। ठीक है, अगर मैं ऊपर से कुछ लोड लगा दूं, मतलब बच्चों को गिरा दूं, तो बच्चे इस पर गिरते हुए चले जाएंगे, ऐसे 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 आते हुए चले जाएंगे, ऐसे ऐसे। बस यही काम इसमें होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं इसे, कि अगर इसमें ऊपर की तरफ लोड लगा हुआ है, ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ लोड रख दिया हमने, तो हो सकता है इस लोड की वजह से, इस अप्लाइड लोड की वजह से ये जो चीज है ये इस थ्रेड में, बोल्ट की सॉरी नट की थ्रेड में, जो नट के इंटरनल थ्रेड है उनमें ये चलना शुरू कर दे। क्या चलना शुरू कर दे? बोल्ट। नहीं समझे? जो नट की थ्रेड है ना अंदर वाली, उसमें ये बोल्ट पार्ट चलना शुरू कर दे, रपटना शुरू कर दे। अगर वो ऐसा कर देता है तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिकली लोअरिंग ऑफ दी पार्ट हो जाएगी। इसका मतलब तो ये कभी रुकेगा नहीं, लोड लगने से ही चल दिया। आपने उसे रोकना था पहले, और उसके बाद इसको क्या करना था, ऊपर उठाना था। आपने तो सिर्फ एक कार का वजन या किसी भी एक बॉडी का वजन उसके ऊपर रख दिया, जैसे ही रखा, जैसे बच्चों को सोचा है कि ऐसे ऐसे, वो जैसे ही रखा वैसे ही क्या होगा, नीचे की तरफ चला गया। तो सबसे पहली प्री कंडीशन क्या होती है कि इसमें होनी चाहिए, समझ रहे हो? मैं चीजें आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा ऐसे डिटेल में नहीं समझाने की कोशिश कर रहा। जो आपके यहाँ क्वेश्चन आने चाहिए वो डायरेक्टली लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकल सेंस में। कि सबसे पहले क्या होगा कि जो एक कार या जो भी चीज आप उसके ऊपर समझना चाह रहे हो, कि लिफ्ट करना चाह रहे हो उसे एक पोजीशन से ऊपर की पोजीशन पर, तो जैसे ही कार आपने रखी तो क्या होगा, लोड आया, आपने ना हैंडल को दबा रखा ना हैंडल को कुछ छोड़ रखा, अभी तो छोड़ रखा है, तो ऑब्वियस है कि जो लिफ्ट, जो वेट आया है वो क्या करे, वो पता लगा वो हैंडल को उल्टा करके घुमा ना दे ऐसे करके, और ऐसे ना ले जाए। स्टार्टिंग में हो सकता है ना, अगर शेप अगर ऐसी है तो कम से कम शेप ऐसी होनी चाहिए इसके थ्रेड के कॉम्बिनेशन की, कि सेल्फ लॉकिंग ना हो। अब छोटा सा सोचना, थ्रेड अगर ऐसी ना होती, थ्रेड कैसी होती, थ्रेड ऐसी होती, क्या बोलते हैं इसे, स्प्लाइंस, समझ रहे हो, स्प्लाइंस, ऐसे स्प्लाइंस होती, समझ रहे हो मेरी बात, स्प्लाइंस। अभी ना अभी एक मिनट मैं समझा रहा हूँ, अभी एक सेकंड रुकना, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अगर स्प्लाइंस होती, समझ रहे हो ना, स्प्लाइंस, स्प्लाइंस इसमें होती नट में। सोचो जरा ऐसी दुनिया कि नट में स्प्लाइंस होती और बोल्ट में भी स्प्लाइंस होती, दोनों को हमने एक साथ रख रखा है और उनका वेट हमने मान रखा है नेग्लेक्ट। तो ये दोनों चीजें एक साथ हैं, नहीं समझे नहीं, पहले इमेजिन कर लो, इमेजिन समझ में आया नहीं, स्प्लाइंस समझ में आती है ना, स्प्लाइंस, स्प्लाइंस क्या, उभरा हुआ पार्ट ऐसे, तो थ्रेड उसमें ऐसी नहीं है ना, सीधी सीधी है, ये सीधी सीधी हो गई। ये आपने नट में भी क्या है, सीधे सीधे ग्रूव है, उसमें जाके फंसा दी, और क्या है, वेट हमारा क्या है, एकदम जीरो, ऐसा हमने मान के चले। अब जैसे ही मैंने उसके ऊपर कार रख दी, बोल्ट के ऊपर, तुरंत क्या होगा, नीचे भागेगा। बस यही मैं आपको वहां पर फील करवाना चाह रहा हूँ कि आपके लिए कम से कम थ्रेड की प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या करें, वो इसको नीचे, जैसी फोर्स लग रहा है उस पर रखा ही जा रहा है, बस उसे लिफ्ट तो बाद में करवाओगे, पहले तो उसे रखना पड़ेगा ना उस पर, है ना, जैसे ही रखा जा रहा है वो नीचे ना गिर जाए। समझ में आया? नीचे ना गिर जाए, इसका मतलब वो नीचे ना गिर जाए तो कम से कम ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए ना उसकी कि वो लॉक कर जाए इसको, है ना, वो जैसे रखा वो लॉक कर गया, मतलब ऐसी प्रोफाइल कम से कम होनी चाहिए। तो इसी कंडीशन को जिसमें वो प्रोफाइल सेटिस्फाई हो रही है उसे बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग। नट एंड बोल्ट की वो प्रोफाइल जो किसी भी वेट को रोकने की कोशिश करेगी अपने आप, एक इनिशियल कंडीशन में जब वो वेट रखा उसके ऊपर तो वो यहीं रुका रहे, यहां से नीचे ना गिरे फिलहाल, है ना। बाद में अगर उसे नीचे करना है तो आप कर लो, वो आपकी इच्छा है, आप उसे ऊपर करना चाह रहे हो ऊपर कर लो, वो आपकी इच्छा है, वो आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, बट उस वाले फोर्स से ये कहीं नीचे ना गिर जाए, तो इसे कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग। बात क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ लॉकिंग में मैंने कौन सी वर्डिंग बोल दी, मैंने बोला इसकी प्रोफाइल, प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है यहाँ, बस आपको सीधा आउटकम पर ध्यान देना है कि प्रोफाइल में क्या चीज है, ठीक है। अभी उसकी बातें करेंगे, ये चीज समझ में आई कुछ सबसे शुरू वाली। तो सेल्फ लॉकिंग की कहानी अभी थोड़ी फॉर्मूले के बाद में बात करूंगा, फिलहाल अभी पहले हमने क्या किया,
पावर स्क्रू के लिए नट एंड बोल्ट के अरेंजमेंट में मैंने वेट को रख दिया है ना। जैसे ही वेट को रखा गया तो रखने के लिए एक प्री कंडीशन है सेल्फ लॉकिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, अब क्या करोगे आप, अब इसे लिफ्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो कहाँ फोर्स लगाओगे, यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है, लाइक ऐसे यहाँ हैंडल लगा हुआ है, तो इस हैंडल को ऐसे धक्का मारोगे, किस तरह से, सर्कुलर पाथ में, ऐसे हैंडल को ऐसे, समझ रहे हो ना, हैंडल इसमें लगा हुआ है। तो बोल्ट में अगर हैंडल लगा हुआ है तो आपने इसको ऐसे किया तो ये क्या करेगा, ये घूम के या तो ऊपर जाएगा, और अगर लोअर करना चाह रहे हो तो ये नीचे आएगा। जैसे भी थ्रेड होंगे ना, उसमें हम ज्यादा फंस नहीं रहे, ठीक है। जैसे भी थ्रेड होंगे, अगर उसको हमने ऐसे घुमाया तो थ्रेड अगर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, और अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो लोअर करेगा। बात एकदम क्लियर, दोनों चीजें। इनके भी क्या है, सीधे फॉर्मूले, मैं इनके भी क्या यूज करने वाला हूँ, सीधे फॉर्मूले, ठीक है। अभी बस जो मुझे समझाना था वो ये समझाना था, पावर स्क्रू में नट क्या है, फिक्स, बहुत बढ़िया। बोल्ट क्या है, एक्सियली मूवेबल, मतलब एक्सियल अगर ये वाली एक्सेस मानूंगा तो एक्सियली मूवेबल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पावर स्क्रू का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, जब इसमें ऐसे अरेंजमेंट हो तो ये कहलाता है स्क्रू जैक। जैसे हाइड्रोलिक जैक होती है ना, ऐसे ऐसे पैर मारते हो तो कार ऊपर उठने लगती है, ये स्क्रू जैक है। इसमें क्या होता है, हाथ से उस, आपने देखा जरूर होगा कहीं ना कहीं, आपने बस वगैरह के पास में देखा होगा कि उसे ऐसे घुमाते हैं और वो चीज ऊपर उठती है, उसे घुमाते हैं तो वो ऊपर उठती है ना, आपने देखा होगा जरूर, ठीक है। तो ये है मेरा मैकेनिकल, इसे क्या बोल देते हैं, स्क्रू जैक को हम मैकेनिकल जैक भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक नहीं, मैकेनिकल जैक। मैकेनिकल जैक क्यों, क्योंकि सॉलिड मटेरियल यूज हो रहा है, कोई भी इसमें फ्लूइडिक लिंक नहीं है ना। हाइड्रोलिक जैक में क्या होगा, फ्लूइड होगा, फ्लूइड का प्रेशर, वही जो हाइड्रोलिक रैम हाइड्रोलिक जैक को हम पास्कल लॉ में पढ़ते थे, पास्कल लॉ वाला है ना, कि फोर्स की वैल्यू के हिसाब से ऊपर उठ गया था। एनर्जी की बात भी की थी कि एनर्जी हमें ज्यादा नहीं मिल रही है, एनर्जी तो उतनी ही है, बस हमें फोर्स ज्यादा मिल रहा है जिससे वो लिफ्ट कर पा रहे ज्यादा, ठीक है। चीजें हमने वहां पर स्टडी की थी। तो अब एक चीज और बताइएगा, जब हम पढ़ते हैं कौन सी वाली चीजें, कौन सी वाली, थ्रेडेड, जब हम थ्रेडेड बनाना चाह रहे थे किसमें, लेथ में, याद करो, थ्रेड बनाना चाह रहे थे लेथ में, जो हमने लेथ पढ़ी थी, तो उसमें एक वर्ड हमने यूज किया था, लेड स्क्रू। लेड स्क्रू, लेड स्क्रू करता क्या था, थोड़ा फील करना उसको, देखो यार, अब जो मेरे माइंड में चल रहा है वो डायरेक्टली मैं आपके माइंड में तो डाल नहीं सकता, बस थोड़ा सा फील करना, क्या ये है वो लेड स्क्रू, है ना, ये है वो लेड स्क्रू। इस पर ऑटोमेटिकली चलता क्या था आगे की तरफ, ये जो एप्रन था, कैरियर्स था, ये पूरे का पूरा आगे की तरफ भाग रहा था, याद करो। ये किसमें था, ऑटोमेटिक में, जब हमने फीड दे दी, है ना, फीड दे दी, और थ्रेडेड के हिसाब से, थ्रेडेड हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट फीड से चल रहा होता है आगे की तरफ, है ना, कांस्टेंट फीड से, है ना, तो कांस्टेंट फीड से वो ऑटोमेटिक गियर के हिसाब से चल रहा होगा, है ना। अब बताना, ये है, ये क्या दिख रहा है आपको, बोल्ट या नट, ये बोल्ट है, समझ रहे हो ना, ये बोल्ट है, नट क्या है इसमें, नट ये है, नट खुद में कैरियज है, नट कनेक्शन किससे होता है, कैरियर से, उस हाफ नट का कनेक्शन किससे है, कैरियर से, इसमें नट भाग रहा है, देखो इसमें नट एक्सियली मूवमेंट कर रहा है, बोल्ट तो वहीं का वहीं, बोल्ट तो भाई देखो, बोल्ट क्या है, बोल्ट के एंड ये होगा, बोल्ट का एंड ये होगा, तो बोल्ट क्या है, इतना बड़ा सा बोल्ट और एंड पर कनेक्टेड है एकदम, है ना। इसमें क्या चीज घूम रही है, बोल्ट को घुमाने से, जो गियर से हमने बोल्ट को घुमाया, क्या घूम रहा है, नट। ये आप समझ पा रहे हो ना, नट कितना बड़ा सा हो गया, है ना। देखने में नट क्या है, वहां पर हाफ नट लगे हुए हैं, बट इस पर क्या है, हाफ नट से रिलेटेड क्या है वो कनेक्शन, कैरियज का, तो कैरियज को आगे लेके जा रहा है, इसमें मतलब नट आगे पीछे जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लेड स्क्रू में क्या है, लेड स्क्रू किसमें यूज होगा, ये भी क्या है, एक तरह से पावर स्क्रू, क्योंकि वर्किंग हो रही है भाई कुछ, है ना। इस स्क्रू में क्या हो रहा है, वर्किंग हो रही है, ये कोई स्क्रू नहीं है, ये क्या है, बोल्ट एंड नट कनेक्शन है, ठीक है। वर्ड यूज पावर स्क्रू करेंगे तो ये स्क्रू नहीं है, क्या है, बोल्ट एंड नट कनेक्शन है। वर्डिंग हम स्क्रू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थ्रेड्स, ठीक है। लेड, जो लेड स्क्रू है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारा जो नट हो रहा है वो एक्सियली मूव कर रहा है। एक्सियली का मतलब क्या होता है कि जो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में भागे, इसमें हम क्या भगाते हैं, ऐसे भगाते हैं, तो ये एक्सियली मूवमेंट हो गया। जबकि बोल्ट का क्या है, बोल्ट सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है, खुद आगे नहीं भाग रहा। जबकि इस वाले फिगर में जो हमने अभी लास्ट समझा था, इस वाले में नट को हमने फिक्स कर रखा है। नट क्या था, नट हमारा एक तरह से वहीं पर है ना। जबकि बोल्ट क्या है, बोल्ट कर रहा है एक्सियली मोशन, ये जो बोल्ट था ना इसमें, ये वाला, ये कर रहा है एक्सियली मोशन। एकदम क्लियर है चीजें, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, कहीं गड़बड़ ना कर देना, ठीक है। बात समझ में आ गई,
ठीक है, लेड स्क्रू लेथ में लग रहा है, ठीक है, ये सीधा पावर स्क्रू का एक एग्जांपल हो गया। पावर स्क्रू में कौन सा है, लेड स्क्रू, यस, स्क्रू जैक, यस, ठीक है, बट उसमें क्या है, स्क्रू जैक में बोल्ट घूमता भागता है, ठीक है, घूमते हुए आगे जा रहा है, जबकि इसमें नट क्या होता है, फिक्स होता है, किसमें, स्क्रू जैक में, जबकि लेड स्क्रू में जो हमारा नट है वो आगे इधर उधर जा रहा है, ठीक है, इधर उधर जा रहा है, जबकि बोल्ट हमारा रोटेट कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया, गुड। चलो ये चीजें हो गई यहाँ तक भाई कंप्लीट, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो, जो कौन सा होगा, रोटेट स्क्रू जैक में, हाँ रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा, रोटेट भी करेगा आगे भी जाएगा स्क्रू जैक में। चलो ये बातें यहाँ तक हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया, अब थोड़ा सा है ना, स्टार्टिंग हमने कर ली थी। चलो बस थोड़ा सा टाइम हमें पावर स्क्रू में लगेगा, उसके बाद चीजें बहुत छोटी हैं, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ मैं 95% कम से कम खत्म हो जाए आज, ठीक है। फिर बस कल क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है, और कल वाले क्वेश्चन हम 12 बजे के बाद देखेंगे आज ही, ठीक है। तो लिखेगा पावर स्क्रू, इंडस्ट्रियल की 1 बजे से है ना, इसलिए जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो 12:30 बजे मुझे ऑफ करना है ना। चलिए, इट इज मैकेनिक, पावर स्क्रू में लिखेगा पावर स्क्रू, it is a mechanical device used for converting rotary motion into linear motion। ऑब्वियस है, आप किसी कार को उठा रहे हो ना, एक रोटेशन से, रोटेशन कैसे दे रहे हो, हैंडल की हेल्प से एक रोटेशन दे रहे हो, है ना, और उससे क्या कर रही है, कार एक्सियली उठ रही है ऊपर की ओर, ठीक है। तो इट इज मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। ऐसे ही हो रहा है लेड स्क्रू में, है ना, लेड स्क्रू में भी उसे रोटेशन दे रहे हो और कैरिज मेरा आगे भाग रहा है, ठीक है, इनटू लीनियर मोशन एंड ट्रांसमिटिंग पावर। ऑब्वियस है, देखो पावर तो है ही है कि नहीं, किसी एक बॉडी को आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो पावर आ गई, एनर्जी आ गई, पर यूनिट टाइम पावर हो जाती है। एनर्जी और पावर में डिफरेंस नहीं है, फोर्स एंड एनर्जी में डिफरेंस है। बात क्लियर है, एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारी पावर होती है हमेशा, ठीक है। एनर्जी पावर में डिफरेंस मत रखना, फोर्स एंड एनर्जी में डिफरेंस रखना। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ पावर स्क्रू, ये तो हो गया पावर स्क्रू। अब लिखेगा छोटे से लाइन, पार्ट ऑफ पावर स्क्रू। पार्ट ऑफ पावर स्क्रू में लिखेगा स्क्रू, स्क्रू मतलब जो आपने बोल्ट देखा, पार्ट ऑफ पावर स्क्रू में स्क्रू कोमा नट, ठीक है। एंड थर्ड चीज क्या है, ए पार्ट टू होल्ड आइदर द स्क्रू और नट इन इट्स प्लेस, आइदर द स्क्रू और नट इन इट्स प्लेस। वो पार्ट क्या है, एक तो है नट, एक है बोल्ट, एक है नट, एक है स्क्रू। बट आपके पास अगर आप खुद को नहीं सोचोगे वहां नट को पकड़ते हुए, तो कभी भी ये असेंबली दिखा नहीं सकते। समझ पा रहे हो ना, ये सिर्फ 2 से काम नहीं करेगी, ये तीसरी चीज भी जरूरी है यहाँ पर। कौन सी चीज जरूरी है, जो चीज इसको पकड़ रही हो। अगर वही नहीं है तो फिर इसमें कौन सी चीज आगे भाग रही है, कौन सी चीज पीछे जा रही है, क्या पता लग रहा है। तो आपने एक में नट को पकड़ा, उसमें आपने किसको पकड़ा, ये जो हमारे लेथ वाला फिगर था इसमें आपने किसको पकड़ा, इस वाले में इसको पकड़ रहे हो एक साइडों से, बस इसको रोटेशन दे रहे हो। बाकी सारी चीजें क्या है, बाकी सारी चीजें इसकी फिक्स है, मतलब ऐसे नहीं भाग रहा है, क्या कर रहे हो, इसे सिर्फ रोटेशन दे रहे हो, पकड़ा हुआ तो है, तो लेथ मशीन से इस चीज को पकड़ा हुआ है। बात क्लियर है। तो 3 चीजें हमारी जरूरी हैं पावर स्क्रू में, एक नट, एक बोल्ट और एक वो मशीन, वो पार्ट जो कि इसको पकड़ता है, इनमें से किसी एक को पकड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ पावर स्क्रू, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ पावर स्क्रू। देखो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए चीजें लिखवा रहा हूं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें करके लिखवाऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ पावर स्क्रू क्या है, एप्लीकेशन में टू रेज द लोड, ऐसे लिखिएगा, टू रेज द लोड, टू रेज द लोड, लाइक जैसे कार को लिफ्ट करने के लिए, टू रेज द लोड जब आपका पंचर हो जाता है टाइप से, टू रेज द लोड। नेक्स्ट लिखेगा एप्लीकेशन में, टू ऑब्टेन एक्यूरेट मोशन, टू ऑब्टेन एक्यूरेट मोशन, एक्यूरेट मोशन मतलब एकदम कांस्टेंट मोशन जैसा आपको चाहिए, टू ऑब्टेन एक्यूरेट मोशन इन मशीनिंग ऑपरेशन। मशीनिंग ऑपरेशन में एक्यूरेट मोशन कहां चाहिए होता है आपको, जब आप थ्रेड बना रहे होते हो, ठीक है।
टू ऑब्टेन एक्यूरेट मोशन इन मशीनिंग ऑपरेशन, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल लेड स्क्रू। इस वाले पार्ट का एग्जाम्पल क्या हो गया, लेड स्क्रू। उस वाले का क्या हो गया, स्क्रू जैक। ठीक है, नेक्स्ट लिखेगा टू क्लैंप ए वर्क पीस, टू क्लैंप ए वर्क पीस। ऊपर वाले का स्क्रू जैक लिख लेना, नेक्स्ट वाले का लेड स्क्रू लिख लेना, और ये लिख लो टू क्लैंप ए वर्क पीस। वेरी गुड, बेंच वाइज। ये आपने अपनी वर्कशॉप में देखे होंगे, ये देखे होंगे वर्कशॉप में, है ना। टू क्लैंप ए वर्क पीस, ये क्या हो गया, बेंच वाइज या वाइस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा टू लोड ए स्पेसिमेन, टू लोड ए स्पेसिमेन मतलब एक स्पेसिमेन में टेंशन क्रिएट करना, ये भी देखा है यूटीएम में। वेरी गुड, ये भी देखा है। टू लोड ए वर्क पीस, है ना, ये टू लोड ए स्पेसिमेन, ये किसमें था, यूटीएम में। यूटीएम के अगर फोटो भी देखोगे ना आप गूगल पे, आपको दिखेगा ऊपर की साइड में पावर स्क्रू लगा हुआ। ठीक है, आपने देखा होगा उसमें। ठीक है, तो थ्रेड्स हमारी अभी आ जाएंगी, क्या कौन कौन से लगी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूटीएम। ठीक, एप्लीकेशन समझ में आ गई है, एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन हो गई यहाँ पर फिलहाल। अब लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, मतलब सॉरी स्टार मार्क करके छोटे छोटे क्वेश्चन जो अभी समझाया ना, उसकी वर्डिंग भी लिख लो थोड़ी सी। लिखिएगा इन लेथ लेड स्क्रू, इन लेथ लेड स्क्रू। समझ में तो आया ना अभी जो समझाया थे, लेड स्क्रू वाला हिसाब। इन लेथ लेड स्क्रू, इन लेथ लेड स्क्रू, इन लेथ लेड स्क्रू। लेड स्क्रू के आगे ऐसे कर देना, एक एरो लगा देना ऐसे करके, इन लेथ लेड स्क्रू, उसके आगे एरो। स्क्रू रोटेट्स, स्क्रू जो स्क्रू मतलब बोल्ट, स्क्रू रोटेट्स इन बियरिंग्स, स्क्रू रोटेट्स इन बियरिंग्स। जो साइडों में बियरिंग लगी हुई है उसको पकड़ने के लिए, उसके रोटेशन को देने के लिए बस, बाकी उससे हमने पकड़ रखा है, इधर उधर नहीं भाग रहा। तो कौन सी वाली बियरिंग होगी जो इसके ऐसे वाले मोशन को रोकेगी, ऐसे वाले, एक्सियल पाइवोट। अगर एंड में है तो पाइवोट, नहीं तो कॉलर। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर कौन सी होंगी, जो एंड कनेक्शन के हिसाब से पाइवोट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रू रोटेट्स इन बियरिंग्स, इसमें आगे लिखो एंड नट मूव्स इन, एंड नट जो इसका नट है, नट बेसिकली क्या है, कैरियज, है ना। एंड नट मूव्स इन एक्सियल डायरेक्शन, एंड नट मूव्स इन एक्सियल डायरेक्शन। बात एकदम क्लियर। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में ऐसे करके, नेक्स्ट लाइन उसमें लिखना इन स्क्रू जैक, इन स्क्रू जैक वही जो कार में आप यूज कर रहे हैं, इन स्क्रू जैक, इन स्क्रू जैक नट इज स्टेशनरी, इन स्क्रू जैक नट इज स्टेशनरी एंड स्क्रू मूव्स इन axial direction, and screw moves in axial direction. Nut is stationary and screw moves in axial direction. ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना along with rotation, along with rotation, ब्रैकेट में लिख लिया along with rotation। पता लगा सोचो कि सिर्फ उसको एक्सियल ही लेके जा रहे, नहीं, पहले रोटेट भी करा रहे हैं हैंडल से। ठीक है, along with rotation। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा एडवांटेज ऑफ पावर स्क्रू, एडवांटेज ऑफ पावर स्क्रू। पावर स्क्रू से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें लिखवा रहा हूं, उसके बाद सीधे टाइप आ जाएंगे, टाइप आने के बाद फॉर्मूले, और ये खत्म पावर स्क्रू। ठीक है, चलो एडवांटेज ऑफ पावर स्क्रू, इसमें लिखेगा लार्ज लोड कैरिंग कैपेसिटी। एडवांटेज ऑफ पावर स्क्रू में लिखेगा लार्ज लोड कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि सारी चीजें क्या है, मैकेनिकल, लार्ज लोड कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा ओवरऑल डायमेंशन, ओवरऑल डायमेंशन इज स्मॉल, ओवरऑल डायमेंशन इज स्मॉल। आपने देखा होगा वो चीज हम आराम से कार के अंदर डाल के चलते हैं। ठीक है, ओवरऑल डायमेंशन इज स्मॉल, जबकि फ्लूइडिक में थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, जबकि ये चीज तो हमारी छोटी सी होती है। आपने देखा होगा एक ऐसे बना होता है, बस उसको लेके चलते हैं अपने साथ। ठीक, आज खैर हाँ ये बात भी सही है। ठीक है, तो ओवरऑल डायमेंशन इज स्मॉल रिजल्ट इन कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन, overall dimension is small result in compact construction, result in compact construction। हाइड्रोलिक को भी ना जब इलेक्ट्रॉनिक्स से यूज किया जा रहा है ना, सेंसर्स से, तो हर चीज ना बहुत छोटी बनती जा रही है सेंसर्स के साथ में। ओवरऑल डायमेंशन इज स्मॉल रिजल्ट इन कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा इट प्रोवाइड्स लार्ज मैकेनिकल एडवांटेज, इट प्रोवाइड्स लार्ज मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज जनरली किस में यूज होगी, मैकेनिकल एडवांटेज सॉलिड लिंक्स में, सॉलिड लिंक्स में। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें क्या है, लिंक कौन कौन से हैं, बोल्ट है, नट है। ठीक है, इनपुट जितना दे रहे हैं उससे आउटपुट ज्यादा मिल रहा है। यस, हैंडल पर आप कितना फोर्स लगा रहे हो, मान लीजिए 10 न्यूटन का, आप कितनी बॉडी को उठा रहे हो,
मतलब 100 न्यूटन की कार को उठा रहे हो मान लो, है ना, 10 न्यूटन से आप 100 न्यूटन की कार को उठा रहे हो, तो क्या है यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज काफी है ना, एफिशिएंसी ना अपोजिट नहीं होता, सेम ही होता है, मैकेनिकल एडवांटेज भी आपका सेम ही होता है, आउटपुट बाय इनपुट ही होता है ये भी, ठीक है। क्या चीज ग्रेटर देन 1? हाँ मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा रहेगी ग्रेटर देन 1, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट इफिशिएंसी का अपोजिट मत बोलो उसे अपोजिट नहीं है, ठीक है, लाइक सीओपी, सीओपी इज अपोजिट ऑफ इफिशिएंसी, नहीं सेम होता है वो, ठीक है। किसके लिए? हीट पंप के लिए अपोजिट इफिशिएंसी से होता ही नहीं है कुछ, ना 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 ना, अपोजिट नहीं होता है, इफिशिएंसी और सीओपी दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए तो हमने सीओपी का वर्ड यूज किया, नहीं तो इफिशिएंसी का वर्ड डायरेक्टली हम यूज कर सकते थे, यही तो फॉर्मूले में आप फंस जाते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट है, और सीओपी भी क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट है, तो इसलिए ये मत सोचो कि वैल्यूज अगर एक से कम है तो एफिशिएंसी हमारी 100% होती है, हम ये मान के चलते हैं, 101% एफिशिएंसी का नाम सुना है कभी? नहीं, बट सेंस क्या है, इफिशिएंट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज 100% से कम कम हो, एफिशिएंट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो 100% से कम कम है, एफिशिएंट तो हमारा कितना हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, गुना में 1000 गुना भी हो सकता है, गुना समझ रहे हो ना, आउटपुट जो है मेरा वो 1000 गुना भी हो सकता है, 1000 टाइम्स भी हो सकता है, एफिशिएंट तो मैं कितना भी हो सकता हूँ ना, तो वो सेंस आता है एफिशिएंट का, एफिशिएंसी की जो वैल्यू है वो 100% से कम होती है, जबकि सीओपी इफिशिएंट को दिखाती है, कितना एफिशिएंट है मेरा ये एसी, कितना एफिशिएंट है मेरा रेफ्रिजरेटर, कितना एफिशिएंट है, एफिशिएंट मतलब जो हमने एनर्जी दी है उससे वो कितना आउटकम ले पा रहा है, ठीक है, इफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 100% से कम होती है, एफिशिएंट होना 100% को नहीं दिखाता है, ठीक है, तो वहां के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सीओपी, और जो सॉलिड होते हैं कनेक्शन उनके लिए वर्ड करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ये किस में होती है, ये लिंक्स में होती है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मैकेनिकल एडवांटेज आपको टर्म के हिसाब से नहीं बताई है, ना मैंने टॉगल पोजीशंस बताई है वहां पर, ठीक है, तो वो चीजें मैं छोटी छोटी डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है। तो अभी लिखेगा इट प्रोवाइड्स लार्ज मैकेनिकल एडवांटेज, एग्जाम्पल ए लार्ज मैकेनिकल एडवांटेज, एग्जाम्पल a load of 10 kilonewton can be raised, it provides large mechanical advantage, a load of 10 kilonewton can be raised, a load of 10 kilonewton can be raised by applying an effort, by applying an effort as small as 100 न्यूटन, मतलब 10 किलो न्यूटन है, याद रखना, वो 100 मतलब ऐसे मत उल्टा मत करो, 10 किलो न्यूटन में 10,000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन को आप 100 न्यूटन से भी लिफ्ट करा सकते हो, एग्जांपल के तौर पर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखेगा इट कैन गिव हाईली एक्यूरेट लीनियर मोशन, इट कैन गिव, पावर स्क्रू के एडवांटेजेस हैं, इट कैन गिव हाईली एक्यूरेट लीनियर मोशन, हाईली एक्यूरेट लीनियर मोशन, हाईली एक्यूरेट लीनियर मोशन, ठीक है। अब लिखिएगा डिसएडवांटेज ऑफ पावर स्क्रू, डिसएडवांटेज ऑफ पावर स्क्रू, इसमें लिखिएगा हाई फ्रिक्शन इन थ्रेड कोज, हाई फ्रिक्शन इन थ्रेड कोज, हाई फ्रिक्शन इन थ्रेड कोज हाई फ्रिक्शन इन थ्रेड कोज रैपिड वियर, रैपिड वियर, हाई फ्रिक्शन इन थ्रेड कोज रैपिड वियर, रैपिड वियर। नेक्स्ट है इसी के डिसएडवांटेज, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज वेरी पुअर, efficiency is very poor around 40%, efficiency is very poor around 40%। अब जरा एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना, जैसे अमन जी ने भी ये बात कर दी तो मैं इस चीज को छेड़ देता हूँ आपके माइंड के हिसाब से, है ना, छोटी सी बात है एफिशिएंसी वाली, एफिशिएंसी यहाँ पर क्या है, बहुत कम, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, कितने गुना, अब बताना इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, अभी जस्ट मैंने हिंट दिया था आपको, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर है, एफिशिएंसी क्या है,
एफिशिएंसी भी आउटपुट बाय इनपुट, मैकेनिकल एडवांटेज भी आउटपुट बाय इनपुट, ऐसे सीओपी भी क्या थी, आउटपुट बाय इनपुट। मेन चीज है आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। ठीक है, आउटपुट मैंने आपसे बोला था इफिशिएंसी, इफिशिएंसी के हिसाब से किसी के माइंड में ये चीज चल सकती है कि कुछ टाइम के लिए नहीं, ऐसे नहीं। फेल होने का मतलब तो ऑब्वियस है ये हुआ कि आपने जितना फोर्स लगाया उससे कितना हमारे पास ये वर्किंग करा, मतलब कितना ऊपर उठा। ठीक है, एफिशिएंसी क्वालिटी दिखा रही है, मैकेनिकल एडवांटेज लोड उठाया हुआ दिखाता है। मैंने आपसे सेंस भी कहा था एक दिन, याद करो, हाइड्रोलिक में मैंने कुछ बोला था आपसे, आपने छोटे से फोर्स लगा के बड़ा फोर्स उठा लिया, छोटा सा फोर्स लगा के बड़ा फोर्स उठा लिया, तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इसकी क्या है, ज्यादा। बट एफिशिएंसी किससे हम जनरली डिफाइन करते हैं, जनरली जितनी हम एनर्जी देते हैं जितना हमें एनर्जी आउटकम मिलता है। ऑब्वियस है एनर्जी आउटकम क्या होता है, विद लॉसेस होता है ना, रियल में नहीं तो 100% एफिशिएंट होगा, मतलब जितनी एनर्जी दी उतनी एनर्जी अगर हमें मिल जाए तो 100% एफिशिएंट। यहाँ बताइए इसमें बोल्ट में, अगर कोई मेरी बात सुन भी रहा है ठीक से, तो बोल्ट में आपने क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है, इतना ध्यान से सुनो, ध्यान से। बोल्ट में आपने क्या किया हुआ है, ये लोड लग रहा है, कितना लोड लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का, कितने से उठा दिया, कितने से उठा दिया, ऐसे क्रॉस में लगा के 100 न्यूटन से उठा दिया। थोड़ा ध्यान से समझना, 100 न्यूटन से उठाया 10 किलो न्यूटन को, इसका मतलब उठाना पर्पस है बस मैकेनिकल एडवांटेज का, कि कितने को लिफ्ट कर पाया, 10 किलो न्यूटन, कितना कर पाया, वो है एनर्जी। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, F इंटू एक्स कितना गया, है ना, यहाँ कितना जाना पड़ेगा उतने ही को उठाने के लिए, ज्यादा, बहुत ज्यादा, याद आ रहा है, F इंटू एक्स बहुत ज्यादा जाएगा, इधर कितना उठेगा, थोड़ा सा। ऐसे ही इसमें क्या होगा, हैंडल को पूरा घुमा दोगे 3-4 चक्कर और कितना उठा, थोड़ा सा। बात समझ रहे हो कि 3-4 चक्कर आपने कर दिए, मतलब आपने तो पावर बहुत दे दी ना, एनर्जी इनपुट बहुत दे दी। 100 न्यूटन नहीं है, एनर्जी इनपुट तो बहुत ज्यादा दे दी, 100 न्यूटन फोर्स तो आप लगा रहे हो, उससे 10 किलोमीटर लगा उठा रहे हो, बट आपने पावर तो ज्यादा दे दी ना, एनर्जी तो ज्यादा दे दी, समझ रहे हो, एनर्जी ज्यादा दे दी। एनर्जी अगर ज्यादा दे रहे हो तो उससे लिफ्ट कितना हो रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है, 10 इंटू में एक्स तो बहुत छोटा है ना, आप थोड़ा सा ही तो उठा पाते हो, सोचो जरा, बस इतना उठा पाते हो कि वो जो पंचर टायर है उसे बाहर निकाल पाते हो, जबकि कितना करते रहते हो, उसे बार बार घुमाते रहते हो कि चलो भाई हो जा हो जा हो जा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, बहुत टाइम लगता है उसको ऐसे ऐसे करने में, और यहाँ पर सिर्फ इतना उठता है जितने की बस वो टायर बाहर निकाल दे, है ना। ऐसा तो नहीं है कार एकदम ऊपर उठ गई, ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इफिशिएंसी क्या है, इफिशिएंसी है, आप एक तरह से ये बोल सकते हो क्या, सीधा वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क इनपुट। जबकि मैकेनिकल एडवांटेज का आउटपुट कौन सा है, मैकेनिकल एडवांटेज का आउटपुट है फोर्स आउटपुट अपॉन में फोर्स इनपुट। ये सिर्फ फोर्स है, ये कोई एनर्जी नहीं है मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो। ठीक है, बात एकदम समझ में आ गई इस सेंस में। ठीक है, ऐसे ही सीओपी में क्या है, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन गिवन इनपुट। डिजायर्ड आउटपुट कौन सा वाला था सीओपी में, पंप के लिए हमारे पास क्या है, पंप के लिए ऊपर वाला, रेफ्रिजरेटर के लिए नीचे वाला, ठीक है, जिससे वो जा रहा है, ठीक, जैसे ठंडा कर रहे हो, ठीक है, पंप के लिए ऊपर वाला गर्म कर, ठीक। तो ये जो सेंस था ये इफिशिएंसी से थोड़ा सा अलग होता है, बात क्लियर है, ठीक है, इसीलिए इफिशिएंसी से अलग हमने टर्मिनोलॉजी यूज की। क्लियर है, गलती मत करना, मैकेनिकल एडवांटेज पावर स्क्रू की अच्छी होती है, जबकि इफिशिएंसी उसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चलो, तो यहां तक की कहानी खत्म। ठीक है, डिसएडवांटेज हो गई, एडवांटेज हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब लिखिएगा, अब लिखिएगा देखो, सेल्फ लॉकिंग पर्पस के लिए स्क्रू जैक, ऑब्वियस सेल्फ लॉकिंग होंगे पहले से, नहीं तो ये तो भागना शुरू कर देंगे। सेल्फ लॉकिंग क्या होंगे, स्क्रू जैक भी होंगे, लेड स्क्रू भी होगा, समझ रहे हो ना। तो कैरिज पीछे भागना शुरू कर दे, अगर थोड़ा सा भी फोर्स लग जाए कैरिज पे तो वो पीछे भागना शुरू कर दे। सेल्फ लॉकिंग ये सब होंगे, वेंच वाइज भी क्या होगी, सेल्फ लॉक्ड। ये यूटीएम वाली चीज है वो भी क्या होगी, सेल्फ लॉक्ड। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि फोर्स लगाया तो उल्टा ही भागना शुरू कर दी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये सब सेल्फ लॉक्ड, ये लाइन लिखवाने की जरूरत नहीं है, माइंड में बैठ चुकी है, गुड। नेक्स्ट लिखेगा
अब ये हो गया हमारा पावर स्क्रू से रिलेटेड चीजें खत्म, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते थे पावर स्क्रू से। अब लेके चलते हैं हम इनके टाइप्स। फॉर्म्स ऑफ थ्रेड लिखेगा, फॉर्म्स ऑफ थ्रेड। पावर स्क्रू जो मैंने बनाया था उसमें क्या थी, पावर स्क्रू में एक थ्रेड प्रोफाइल थी ना अभी जो बनाई ऐसे करके, ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ थ्रेड लिखेगा या टाइप्स ऑफ थ्रेड। ऐसे ये थ्रेड ऐसे कैसे दिख रही है आपको, स्क्वायर दिख रही है ना, ये फिलहाल कैसे दिख रही है, स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर दिख रही है। आपको नाम याद है ना, स्क्वायर थ्रेड, ट्रेपेजोइडल थ्रेड, एक्मे थ्रेड, बटरस थ्रेड। अब इन चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ थ्रेड ऑफ द पावर स्क्रू, पावर स्क्रू तो कुछ भी है ना, पावर स्क्रू तो स्क्रू जैक भी है, लेड स्क्रू भी है, कुछ भी है। समझ में आया है नहीं, मैंने कितना अभी समझाया यह चीज आपको। पावर स्क्रू कुछ भी है, पावर स्क्रू में ये मत सोचो कि पावर स्क्रू सिर्फ और सिर्फ क्या है, वही है जो कार के नीचे लगा रहे हो ना, वो इसका एक टाइप है, वो है एक स्क्रू जैक, ठीक है। पावर स्क्रू तो कुछ भी है, लेड स्क्रू भी हमारा पावर स्क्रू है। तो पावर स्क्रू में जो ये थ्रेड्स की फॉर्म है वो स्क्वायर भी हो सकती है, वो ट्रेपेजोइडल भी हो सकती है, वो बटरस भी हो सकती है, वो एक्मे भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। लेड स्क्रू में कौन सी यूज की जा रही है, एक्मे, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हम फॉर्म्स ऑफ थ्रेड लिखिएगा। फॉर्म्स ऑफ थ्रेड में सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, फॉर्म्स ऑफ थ्रेड और टाइप ऑफ थ्रेड में सबसे पहले हेडिंग डालिएगा स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। इसके एग्जांपल सीधे जेई में एग्जांपल आ जाएंगे। स्क्वायर थ्रेड के एग्जांपल स्क्रू जैक, स्क्वायर थ्रेड किस में यूज हो रही है, स्क्रू जैक, एग्जांपल स्क्रू जैक, कोमा प्रेसेस, प्रेसेस PRESSES प्रेसेस, कोमा क्लैंपिंग डिवाइसेस, कोमा क्लैंपिंग डिवाइसेस। इन सब में कौन सी यूज हो रही है, स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। स्क्रू जैक, कोमा प्रेसेस, प्रेसेस मतलब किसी चीज को कंप्रेशन प्रोवाइड करना, किसको, ऐसे घुमा के। एक तरह से ये चीज तो है कि इसमें लिफ्ट कर रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें बस आउटकम हमारा क्या है, किसी चीज को प्रेस करना है, प्रेस करना है। तो ऑब्वियस है कि ये वाली चीज क्या जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, प्रेस करेगी जो आगे वाली चीज है उसे, ठीक है। नहीं, स्क्वायर थ्रेड हमारे इसके एग्जाम्पल है स्क्रू, प्रेसेस एंड ये आपकी क्लैंपिंग डिवाइसेस, ठीक है। इसमें लिखिएगा स्क्वायर थ्रेड के अंदर, स्क्वायर थ्रेड के अंदर efficiency of square thread is more, efficiency of square thread is more, no radial thrust, no, efficiency of square thread is more, next line, no radial thrust or side thrust on the nut, no radial thrust or side thrust on the nut, a life of nut is more, life of nut is more, life of nut is more, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें लिखवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से वो प्रॉपर्टी याद कर लेंगे। स्क्वायर थ्रेड का फिगर कैसा बन जाएगा, ये ऐसे। स्क्वायर थ्रेड का फिगर बना लो भाई ऐसे करके, स्क्वायर थ्रेड का ऐसे करके फिगर बना लो, ये है ना। इसमें क्या क्या लिखेंगे हम, अभी मैंने पिच नहीं बताई, पिच भी समझा दूंगा अभी। फिलहाल यहाँ पर लिखना है ऐसे करके, दिस इज द py2 का गैप है, ये py2 का ये गैप है, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास py वैल्यू टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई मेरे पास p, इसे बोलते हैं पिच। अभी एक छोटा सा फिगर बना के पिच भी बता देता हूँ, ठीक है। पिच की डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, मुझे पता है आपको सबको आती है, बट एक बार मैं अपनी तरफ से पूरा लिखवाना चाह रहा हूँ, पिच को भी लेड को भी, है ना। पता लगा आप फिर कहीं ऐसी छोटी गलती ना करके आ जाओ लेड और पिच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वैल्यू भी होती है हमारी py2। तो स्क्वायर थ्रेड में कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये सोचोगे स्क्वायर थ्रेड क्या है, एक बस उभरा हुआ पार्ट, अरे ये थ्रेड है जो ऐसे घूम रही होगी, नहीं समझ में आया। ये थ्रेड का वो क्रॉस सेक्शन व्यू बना रहा हूँ, ऐसे काटूंगा तो ऐसे तो दिखेगा। अगर काटूंगा इस चीज को पूरे ऐसे, पावर स्क्रू को ऐसे ऐसे जो जा रहा होगा थ्रेड इसमें जा रही होगी, समझ पा रहे हो, कुछ मोटा मोटा सा ऐसे करके, है ना। अगर किसी ने ये क्या कहते हैं उसे, कटिंग वाली वो देखी हो, चारा काटने की मशीन देखी हो, तो उसमें देखा होगा अपने साइडों में ऐसे जो वॉर्म गियर लगे होते हैं ना, वो साफ देखने में ऐसे लगते हो जैसे कि पावर स्क्रू, देखिए देखने में लगते हैं ऐसे, वो थ्रेड्स नहीं है वैसे, पता है आपको, बट वो आपको कैसा लगता है जैसे पावर स्क्रू, ठीक है, मोटा मोटा सा वो। तो बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर फिगर है, बट इस फिगर को अगर मैं ऐसे काटता हूँ तो मुझे इस प्रोफाइल कैसे दिखेगी, एकदम स्क्वायर। py2 ये, तो py2 ये भी क्या होगा, py2, क्योंकि टोटल कितना है p, ठीक है। अभी पिच में अब लिखवा रहा हूँ फिलहाल, अभी पहले ही टाइप कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज दी स्क्वायर थ्रेड, ऐसा फिगर बना लो। वोम है, वो वोम है ना, वोम है, और उसके साइड में व्हील लगा होता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे गोल लगा होता है, वो नहीं जो पूरा वो होता है, वो वाला नहीं, जो गोल उसके साथ ही लगा होता है वोम के अंदर, हाँ उसमें स्क्वायर स्क्वायर से होते हैं, वो पकड़ने के लिए अगले वाले पार्ट को, ठीक है।
वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें जॉज होती हैं, है ना, आपने देखा होगा छोटी छोटी जॉज होती हैं उसमें, ठीक है। ये चीज जनरली जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था वो है कि जो गांव में आपने कभी चारा वगैरह काटा होगा तो देखा होगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज हो गई, ये है हमारे पास पावर स्क्रू का स्क्वायर थ्रेड वाला पार्ट। अब लिखिएगा ट्रेपेजोइडल थ्रेड। मेन चीज क्या है, मेन चीज है एंगल्स। स्क्वायर थ्रेड का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो पी मतलब एकदम स्क्वायर टाइप से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना टफ एग्जाम्पल नहीं है, मतलब टफ फिगर नहीं है। सेकंड जो है उससे थोड़ा सा समझ के चलो, इसका एग्जाम्पल था स्क्रू जेट प्रेसेस एंड क्लैंप डिवाइसेस, ठीक है। अब लिखिएगा ट्रेपेजोइडल थ्रेड। ट्रेपेजोइडल थ्रेड, ट्रेपेजोइडल थ्रेड, ट्रेपेजोइडल के अंदर, ट्रेपेजोइडल के अंदर लिखिएगा इट इज लेस एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट, साइड थ्रस्ट इज प्रेजेंट। चीजें लिखवाने के लिए बहुत सारी हैं बट जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेस एफिशिएंट और साइड थ्रस्ट इज प्रेजेंट। बस आपके लिए जो मेन है ना, जो मुझे लग रहा है कि हद से हद वो क्या पूछ सकते हैं, वो हद से हद ये पूछ सकते हैं। तो प्रीवियसली भी इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, क्या एंगल्स क्या होते हैं ट्रेपेजोइडल, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो अगर सिलेबस देखो डिफाइन किया हुआ उन्होंने एबीसी के हिसाब से, है ना, अगर वो ऐसे ना करते तो फिर उनकी इच्छा चल रही होती। हाँ हाँ हाँ, वो उनकी मर्जी, वो उनकी मर्जी, ठीक है। तो वो चीज हम नहीं कह सकते, बट हाँ इतना है कि ऑब्वियस है कि ए एंड बी, देखो ए एंड बी का हिसाब है ना, ए एंड बी का हिसाब उन्हें नहीं देना था। अगर उन्होंने दिया है तो ये सोच के दिया है कि 90 मार्क्स उधर के और 90 क्वेश्चन उधर के, 90 क्वेश्चन उधर के, ठीक है। हाँ उसके अंदर वो कुछ भी हो, उसके अंदर वो, हाँ बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। हाँ 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 हाँ, नहीं ये चीजें तो देखो रहेंगी, ये चीजें रहेंगी, बट इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे पार्ट वाइज चीजें आती है ना, कभी भी एग्जाम में अगर पार्ट वाइज चीजें आती हैं तो पार्ट वाइज के हिसाब से चीजें आती हैं। ये बात आपने सही कही है कि प्रोडक्शन का कुछ नहीं आया, वो कब आता है, जब कंबाइंड सिलेबस आपको दिया हो, कंबाइंड कुछ भी। और आपके लिए तो एक फायदा लगने वाला है, आपसे पहले एई का एग्जाम होने वाला है ना, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें कि हाँ भाई किस लेवल तक का चीजें पूछने वाले हैं, कैसा पूछने वाले हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, बात ये नहीं है कि टफ, टफ तो ठीक है, जैसा होगा वो होगा, मेन चीज ये है कि पैटर्न समझ में आ जाएगा कि यूकेपीएससी किस तरह से आपसे क्वेश्चन करने वाली है, ठीक है, पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ट्रेपेजोइडल थ्रेड्स में इसका फिगर बना लो ट्रेपेजोइडल का, इसका एंगल लिखेगा 30 डिग्री। इसका एंगल क्या होता है, ऐसे करके एंगल दिखा दो, ये एंगल दिख रहा है ना, ये वाला, ये है 30 डिग्री। ट्रेपेजोइडल थ्रेड का जो एंगल होता है वो है 30 डिग्री। हाँ बोलो। 29, 29 बोलते हैं उसे, 29.5 नहीं 29, बस थोड़ा सा डिफरेंस, वही नाम के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, 1 डिग्री। ये है ट्रेपेजोइडल थ्रेड, दिस इज द 30 डिग्री, ठीक है। चलो, ये 30 डिग्री। अभी देखो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पिच हमारे पास कितनी है, पी हो जाएगी, और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज द p/2। अच्छा एक बात बताइए, पिच क्या होती है, थोड़ा सा मैं बता दूं क्या, अगर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वही, बहुत बढ़िया, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, कौन सी वाली, लॉन्गिट्यूडनल वाइज, लॉन्गिट्यूडनल वाइज, डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। तो दूसरा पॉइंट इसमें ऐसे घूमते हुए ये ऐसे गया, फिर ये घूमते हुए पीछे से निकला, फिर ये वापस आ रहा है, देखो तो इसका कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, तो ये वाली चीज हो गई मेरी पी, है ना, और ये होती है इसमें पी वाई, ये वाला जो इसकी थिकनेस है ना जो यहाँ पर दिख रही है वो है पी वाई। आप समझ पा रहे हो ना, मैं सिर्फ आधा फिगर दिखा रहा हूँ, आधा फिगर इस साइड आ रखा होगा ऐसे करके, इसका भी क्या होगा, ये वाला पार्ट ऐसे दिख रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इधर नहीं होगा, ठीक है, ये चीज ऐसे घूम के आ रही है ना तो इधर होगा थोड़ा, फिर ये चीज ऐसे घूम के आ रही है तो कहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे ऐसे जा रहा हो भाई, ऐसे घूम के आ रहा है ना, ये ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके, फिर ये नीचे से ऐसे, है ना, तो ये वाली चीज ऐसे, तो मैं सिर्फ ऊपर वाला फिगर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। चलो भाई नेक्स्ट लिखेगा स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड। दो थ्रेड हमारी स्टैंडर्ड होती हैं, लाइक एक तो हो गई कौन सी, स्क्वायर, एक हो गई ट्रेपेजोइडल, ये स्टैंडर्ड थ्रेड है एक तरह से, ठीक है। अब लिखेगा स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड, इसमें हमारी दो थ्रेड होती है। पी/2 एक तरह से थिकनेस है, जो हमने टूथ बनाए रखा है ना उस पर, टूथ मतलब जो स्क्रू का थ्रेड वाला कनेक्शन है, उसकी जो थिकनेस है ना, जो उसकी सॉलिड मटेरियल से ऊपर है जो थिकनेस, वो है पी/2।
फेस आप गियर के हिसाब से बोल सकते हो अपने हिसाब से, बट वो थिकनेस है उसकी ना थ्रेड की, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फेस और फ्लैंक तो है नहीं, है कि नहीं, तो उसे कंबाइन कर लिया आपने, ठीक है। चलो स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड में लिखिएगा, स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड क्या हुआ, स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड, इसमें पहला है टाइप हमारा एक्मे, दूसरा है बटरस, तो पहला लिखिएगा एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड लिखिएगा, स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड में पहला एक्मे थ्रेड, इसके एग्जांपल लिखिएगा पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन स्क्रू, पावर ट्रांसमिशन स्क्रू कोमा लेड स्क्रू, पावर ट्रांसमिशन स्क्रू कोमा लेड स्क्रू, पावर ट्रांसमिशन स्क्रू कोमा लेड स्क्रू। ठीक है, इसको इसमें लिखेगा, अंदर लिखेगा इसमें, इट इज आइडेंटिकल थ्रेड, इट इज आइडेंटिकल थ्रेड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेपेजोइडल, it is identical thread with respect to trapezoidal in all respects, in all respects, all respects मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी ट्रेपेजोइडल की हैं वो इसमें भी काम करेंगी, in all respects, but thread angle is 20, but thread angle is 29 degree instead of 30 degree। तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, प्रॉपर्टी सब वही है, बस इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्मे, ये 29 डिग्री इसमें थ्रेड एंगल होता है और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, ऐसे में सोचना 29 डिग्री से पावर चेंज हो गई है, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो, कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ इसका एक स्टैंडर्ड नाम है 29 डिग्री के हिसाब से। तो इस फिगर को अगर मैं एक्मे थ्रेड के लिए बनाऊंगा तो बिल्कुल सब कुछ सेम चल रहा होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज बिल्कुल 30 डिग्री के हिसाब से ही चल रही होगी, बस ना यहाँ पर क्या है, दिस इज दी 29 डिग्री, और इसको हम क्या बोल देंगे, एक्मे थ्रेड। ये क्या है मेरा एक्मे थ्रेड, क्लियर, ठीक। वही पी और PY2 वगैरह चल रहे हैं। अब आ जाती है बटरस थ्रेड, बटरस थ्रेड का क्वेश्चन सीधे आ जाता है, क्योंकि इसकी एक अलग ही चीज होती है बटरस थ्रेड की। ठीक है, एक तो एक्मे का ये क्वेश्चन आता है कितना एंगल होता है, 29 डिग्री। एक्मे थ्रेड का यूज कहाँ होता है, लेड स्क्रू में। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि लेथ के लिए पावर ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ पावर जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, लाइक एक तो हो गया स्क्रू जैक, स्क्रू जैक क्या है, किसी चीज को ऊपर उठाना, पावर ट्रांसमिशन मतलब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पावर ट्रांसमिट हो रही है ना, वो चीज के लिए हमारे ये, जैसे कि होता है ना नट बोल्ट में चीजें घुमाते हुए चल रहे हैं ना, इधर से पावर उधर की तरफ ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो एक तो होगी शाफ्ट घुमा रही है, तो शाफ्ट की जगह अगर हमें पावर स्क्रू का यूज करना है तो पावर स्क्रू हमें यहाँ ये वाला यूज करते हैं, एक्मे थ्रेड, हाँ थ्रेडेड शाफ्ट एक्मे थ्रेड। ठीक है, अगर हमें कुछ पावर इस तरह की लेके चलनी है कि आगे की साइड में उससे रोटेशन ही ले, ठीक है, तो हमारे वहां पर एक्मे थ्रेड यूज हो जाएगा। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन स्क्रू। ठीक है, नेक्स्ट है ये बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड में लिखेगा इट इज यूज्ड इन वाइसेस, इट इज यूज्ड इन वाइसेस, जो हमारी वेंच वाइसेस होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं, आपका बटरस थ्रेड। ठीक है, इट इज यूज्ड इन वाइसेस, it combines the advantage of square and trapezoidal threads, it combines the advantage of square and trapezoidal threads, square and trapezoidal threads, it is used where, ये किस में चल रहा है, ये हमारा स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड में चल रहा है, it is used in vices, it combines the advantage of square and trapezoidal threads, it is used where a heavy axial force acts along the screw axis, it is used where a heavy axial force, it is used where a heavy axial force acts along the screw axis in only one direction, in only one direction, in only one direction। इसमें एडवांटेज स्पेशली लिखना, इसकी फिर से एक एडवांटेज लिखना, मतलब बटरेस के अंदर ही एडवांटेज हेडिंग डाल के छोटा सा लिखना इसको, हायर एफिशिएंसी देन ट्रेपेजोइडल, हायर एफिशिएंसी देन ट्रेपेजोइडल, हायर एफिशिएंसी देन ट्रेपेजोइडल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा स्ट्रोंगर देन स्क्वायर एंड ट्रेपेजोइडल, स्ट्रोंगर देन स्क्वायर एंड ट्रेपेजोइडल। कभी कभी ना क्वेश्चन हो जाते हैं वो कंपैरिजन वाले,
ठीक है, तो उसमें ये थोड़ा हेल्प करेगा आपको। स्ट्रोंगर देन स्क्वायर एंड ट्रेपेजोइडल। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इसकी हायर है ट्रेपेजोइडल से बट लेस है स्क्वायर से, बट यहाँ स्क्वायर से और ट्रेपेजोइडल से दोनों से स्ट्रोंगर है। ठीक है, जो हमारा ये है बटरस थ्रेड। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज और लिखना है इसकी, इट कैन ट्रांसमिट पावर एंड मोशन, इट कैन ट्रांसमिट पावर एंड मोशन ओनली इन, it can transmit power and motion only in one direction, it can transmit power and motion only in one direction, only in one direction। ठीक है, इसका फिगर बना लेते हैं, बटरस थ्रेड का फिगर बना लो, क्योंकि क्वेश्चन ना इसी से आता है। बटरस थ्रेड सिर्फ और सिर्फ, बस आपको ये याद रखना है, बटरस थ्रेड सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में पावर और मोशन डिलीवर करती है। ये है इसका कुछ फिगर, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये है इसका फिगर ऐसा कुछ। इसमें क्या है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है किसके साथ में, ये वाला जो एंगल है थ्रेड एंगल, थ्रेड एंगल में ये प्रोफाइल हो गई एंड ये प्रोफाइल हो गई, इन दोनों को ऊपर बढ़ाया इमेजिनेशन में, कहाँ कट करेंगे, ये दोनों पॉइंट यहाँ कट करेंगे इमेजिनेशन में, है ना। तो ये एंगल क्या है मेरा, थ्रेड एंगल, तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ ऐसे करके, थ्रेड एंगल जो अभी दिखा रहा था 30-29, तो थर्ड जो इसका थ्रेड एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। याद रखना, बटरस थ्रेड का एंगल होता है 45, क्योंकि आपको ये शेप कैसे दिख रही है, इधर 45 है बट एक साइड 45 नहीं है, समझ रहे हो, इधर की साइड में तो 90 आ गया ना ये वाला, है ना, इसके साथ में ये वाली चीज 45 दिखा रही है दूसरे वाले के साथ में, बट ये तो फंस गया ना। हाँ, ऐसे होता तो फिर ठीक था, ऐसे होता तो ऐसे, इधर भी साइड में 45 इधर भी साइड में 45, तो ये ठीक था, तब ये करता दोनों डायरेक्शन में मोशन। अब ये क्या करेगा, एक डायरेक्शन में मोशन करेगा, एक डायरेक्शन में ये रुक जाए, एक डायरेक्शन में अपने आप को लॉक कर देगा, इसीलिए किसमें यूज करते हैं, वाइसेस में। जैसे वाइसेस क्या हो जाए, रुक जाएं, आपने एक साइड से हैंड से आगे की तरफ ले गए और उसके बाद जब फोर्स उसमें लग रहा होगा ना, जो चीज आपने डिवाइस को उसके अंदर क्लैंप किया हुआ, ठीक है, वो चीज क्या होगी, वो जो एक्सेल फोर्स लगा रही होगी वो चीज हमारी इधर वाली साइड से रुक चुकी होगी, कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी तो प्रॉपर्टी है बटर थ्रेड की, मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में भागता हूँ, दूसरे डायरेक्शन में नहीं भागता। क्लियर है, ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है इसमें बटर थ्रेड में। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया, बटर थ्रेड 45 डिग्री हो गया, पिच क्या हो गई, पिच हो गई यहाँ से यहाँ तक की ये पिच हो गई, है ना, और ये जो इसकी थिकनेस है दैट इज दी, हाँ इसकी वैल्यू भी याद रखना, ये थिकनेस की वैल्यू जो होती है इसकी, ये वाली जो थिकनेस है इसकी थ्रेड की वो होती है 0.75 पी, ना कि P/2, ये 0.75 पी है। अगर बटरस थ्रेड की थिकनेस पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी 0.75 पी, है ना। बात एकदम क्लियर है। मेजोरिटी क्वेश्चन आता है एंगल से, ना कि इनकी थिकनेस से। ठीक है, मेजोरिटी क्वेश्चन एंगल से पूछे गए हैं आज तक। ठीक है, कि एंगल क्या होते हैं बटरस के, एक्मे के, स्क्वायर के, ट्रेपेजोइडल के। क्लियर हो गई, है ना। ये हो गए हमारे टाइप ऑफ द थ्रेड्स खत्म। ठीक है, अब एक चीज पे चलते हैं हम, जिसे मैं बोल रहा था पिच एंड लेड। ठीक है, तो चलें अब। ठीक, तो अब लिखिएगा जरा पिच। हाँ बोलो, इसमें कौन से वाले थ्रेड्स हैं, इसमें तो सिंपली वी थ्रेड्स हैं शायद, इसमें तो वी थ्रेड्स हैं, सिंपली वी थ्रेड्स हैं इसमें। ठीक है, इसमें सिंपली वी थ्रेड्स हैं। इसमें अब डायरेक्टली से अगर हम बटरस थ्रेड बोल दें, सॉरी ये क्या बोलते हैं ट्रेपेजोइडल थ्रेड बोल दें, तो नहीं, मुझे नहीं लगता 30 डिग्री इनका एंगल होगा। ठीक है, ये सिंपली वी थ्रेड्स है ना। देखो क्या होता है ना, जब हम इसमें पावर ट्रांसमिट करें तो मायने रखता है थ्रेड का एंगल। जब इसमें सिर्फ बंद करना है खोलना है, बंद किया खोल गया, इसमें कोई पावर का मतलब नहीं है ना। पावर मतलब हमें कोई चीज ऐसी नहीं चाहिए ना कि ये जब ऐसे है तो इसमें पावर कुछ ही झेल रहा हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो है पार्ट जिसमें हमें ज्यादा पैसे नहीं लगाने, इसके एंगल को डिफाइन करने में, बस इतना है कि जो चीज इस पर इन में आ रही है वही चीज इस पर आउट में हो, है ना। एंगल के ऊपर इतना पैसे नहीं लगाने कि हाँ भी 30 डिग्री ही बनाना है जिससे कि मेरा ट्रेपेजोइडल हो, 90 डिग्री एग्जैक्ट बनाना है जिसमें हमारा मतलब स्क्वायर है कि नहीं। बात क्लियर है ना। ये तो बहुत ही नॉर्मल चीजें हो जाती है कि लाइफ में हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल बहुत होते हैं इस तरह वाले, है ना, जिनको सिर्फ और सिर्फ हमें बंद करना या खोलना होता है। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल, तो बोतल का हुआ, ढक्कन हुआ, मार्कर हुआ, हर जगह क्या होता है, थ्रेड्स होते हैं, उन्हें हम सिंपली बोलते हैं वी थ्रेड्स। जैसे आपने उनकी, हाँ बोलो, हाफ सर्कल बन जाते हैं मतलब
क्या क्या बोल रहे हो? हाफ सर्कल बन जाता है। अच्छा अच्छा, वो हाँ सर्कुलर टाइप की, वो तो सर्कुलर हो गया, वो तो ये वाला हो गया। ये पावर स्क्रू में यूज नहीं हो रहा, ये पावर ऐसे वाला ना, ऐसे वाला, ऐसे आप ये वाला कह रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई एंगल ही नहीं है, ये क्या है, एक सर्कल टाइप का। ठीक है, इसे हम नकल बोल देते हैं, जो सर्कल वाला है। दूसरा जो एक ये वाली चीज होती है, अगर आपके माइंड में ये वाली चीज चल रही है ऐसे करके, तो ये होती है हमारी वुडरफ की। अगर ऐसे तो नहीं चल रहा माइंड में, ये तो नहीं चल रहा ना, यही वाली चीज चल रही है ना, ये हमारे हो जाते हैं नकल। ठीक है, ये हम जनरली पावर स्क्रू में ये वाली चीज यूज करते हैं, चार जो मैंने अभी लिखवाई है, पावर स्क्रू में जनरली हम ये यूज करते हैं। नकल थ्रेड्स वगैरह पावर स्क्रू के लिए यूज नहीं होते। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब चलते हैं पिच की तरफ। पिच क्या है, इसमें लिखिएगा टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन दी, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन पावर स्क्रू, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन पावर स्क्रू, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन पावर स्क्रू। सबसे पहले लिखिएगा पिच, पिच में लिखिएगा, आज तक मैंने पिच की डेफिनेशन नहीं लिखवाई तो इसको अब लिख लो। पिच लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, it is defined as the distance measured, it is defined as the distance measured parallel to the axis of, it is defined as it is defined as the distance measured parallel to the axis of a screw from a point, parallel to the axis of a screw from a point on one thread, it is defined as the distance measured parallel to the axis of a screw from a point on one thread to the corresponding point, screw from a point on one thread to the corresponding point on the adjacent thread, adjacent को underline कर लो, on the adjacent thread, on one thread to the corresponding point in the on the adjacent thread, adjacent को underline कर लो, adjacent thread। ठीक है, ये हो गया, इसको बोल दिया पिच। अब लिखेगा लेड, लेड LEAD, अभी इसको समझा रहा हूं, ठीक है, एक ही फिगर में। अब लिखेगा लेड LEAD, लेड, कोई को लीड भी बोल देता है इसे, लेड एल, इसको ब्रैकेट में लिख लें एल। ठीक है, इसको लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इनमें छोटी सी डिफरेंस होता है ना बस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस measured parallel to the axis, पिच भी आपकी सेम थी, it is defined as the distance measured parallel to the axis of the screw, यहां तक तो डेफिनेशन सेम चल रही है, of the screw, it is defined as the distance measured parallel to the axis of the screw on which यहां से डिफरेंस क्रिएट हो गया, on which the nut will advance, on which the nut will advance in one revolution of the screw, the nut will advance, advance मतलब आगे भागना, the nut will advance in one revolution of the screw, in one revolution of the screw। अब थोड़ा समझना इन दोनों को। पिच क्या है, पिच है सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल का, प्रोफाइल के फिगर का जो हमने यहाँ पर ऐसे दिखाया, लाइक मैं थ्रेड्स दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ये एक थ्रेड, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे ऐसे ये थ्रेड्स बन रही। कोई दिक्कत इसमें, या 2D पूरा ही दिखाना है ऐसे ऐसे मोटा मोटा करके, जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया, ये ऐसे ऐसे थ्रेड्स घूम के जा रही हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, अगर ये थ्रेड्स हैं तो अब बताना, अगर ये है सिंगल स्टार्ट, सिंगल स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें पूरी में एक ही थ्रेड है, जो आपने, एक ही धागा है जो आपने ऐसे रैप किया हुआ है, इमेजिनेशन में एक ही धागा है, तो ये कहलाता है सिंगल थ्रेड, यह सिंगल थ्रेडेड प्रोफाइल, सिंगल थ्रेडेड प्रोफाइल। इनकी अभी मैं डेजिग्नेशन भी बताऊंगा साथ साथ में, डेजिग्नेशन ऑफ पावर स्क्रू या बोल्ट है ना, पावर स्क्रू डेजिग्नेशन आपने ये पढ़ा होगा, मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब M, ऐसे लिखा होता है M, यहां लिखा होता है M60 क्रॉस
5 ऐसे कुछ लिख दिया, तो 60 क्या है, 60 है इसका नॉमिनल डाया। 60 क्या होता है इसका नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया क्या होता है, क्या क्या क्या, मेजर माइनर, मेजर और माइनर, नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया, मेजर और माइनर। फंस गए हो। किससे हम बोल्ट को डिजाइन करते हैं। बोल्ट क्या होता है, बोल्ट में थ्रेड कहाँ होती हैं, बोल्ट में थ्रेड ऐसे होती है, बोल्ट में थ्रेड क्या होती हैं ऐसे बाहर की तरफ। कौन सा एरिया क्रिटिकल, मेजर वाला एरिया क्रिटिकल। कहां से करोगे, अभी मैंने आपको टेंशन नहीं समझाई है ना, ये किस में फेल होता है, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया अगर पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी अगर बढ़ गया तो सिग्मा तो कम प्रोड्यूस होगी रे। अगर डाया को बढ़ाओगे इमेजिनेशन में तो सिग्मा क्या होगी, कम प्रोड्यूस। सोचो क्रिटिकल वाला बाहर वाला पार्ट कैसे होगा, क्योंकि ये किस में जा रहा है पहले ये भी तो फील करना होगा। टेंशन में जाएगा तो टेंशन में कौन सा वाला एरिया फील होगा, कौन सा वाला, सिर्फ ये वाला एरिया। अगर आप इसमें ये क्रिटिकल मानोगे तो वो है गियर, ऐसे वाला प्रोफाइल गियर यहाँ से अटैच्ड। ये कोई ऐसा थोड़ी है, ये कोई गियर की तरह थोड़ी है कि यहाँ पर ये टूटेगा यहाँ से, ऐसे किसने कह दिया यहाँ से टूटेगा बोल्ट। बोल्ट कोई वहां से थोड़ी टूट रहा है, क्लियर हो रहा है, बोल्ट कोई वहां से थोड़ी टूट रहा है। बोल्ट कहाँ से टूटेगा, वो टूटेगा टेंशन में, टेंशन में पूरी ऐसे करके प्रोफाइल। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस चीज को थोड़ा सा रोक दो, है ना, जो मैं चीजें भी समझा रहा हूँ ये थोड़ा रोक दो, क्योंकि मुझे लास्ट में समझाना है फॉर्मूले के टाइम पर कैसे टूटेगा। मैंने बोला भी था बोल्ट में मुझे समझाना भी है। फिलहाल अभी क्या करो, ये 60 क्या है इसका नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया क्या होता है हमारा, वो डाया जो कि इनके इंगेजमेंट को दिखाता है, नट एंड बोल्ट के इंगेजमेंट को। मेजर डाया बाहर वाला है, माइनर डाया इन वाला है, नॉमिनल डाया ये वाला, ठीक है, बीच वाला जहां से हमारा कनेक्शन होता है। ठीक है, थ्रेड्स का आपस में जो कनेक्शन होता है, चाहे ट्रेपेजोइडल की बात कर लें, चाहे आपकी स्क्वायर की बात कर लें या बटरेस की बात कर लें, जिनसे भी कनेक्शन होगा, क्योंकि नट एंड बोल्ट के कनेक्शन होंगे तभी तो आगे चलेगा। नट एंड बोल्ट के बीच में कनेक्शन ही नहीं है कहीं पर भी, तो आगे कैसे चलेगा। नट एंड बोल्ट तो होना जरूरी है ना। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए नॉमिनल डाया। ठीक है, तो नॉमिनल डाया हमारे लिए कितना है, मान लीजिए 60 है, तो 60 इंटू 5, 60 इंटू 5, यहाँ 5 क्या है, 5 क्या है, इस 5 को समझो फिलहाल, अभी 5 को समझो, 5 क्या है, 5 इज ए पिच। अगर मैंने ऐसे दिखा रखा है तो ये किसका है, ये मान लीजिए यहाँ पर सिंगल थ्रेडेड का, या एम दिखा रखा है मैट्रिक, या दिखा रखा है एस, तो ये क्या है, ये सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड में याद रखना हमेशा, सिंगल थ्रेडेड में जो मल्टीप्लीकेशन में ये चीज होती है ये कहलाती है आपकी पिच। अगर ये डबल थ्रेडेड है तो मल्टीप्लीकेशन में होगी यहाँ लेड। अगर ये डबल थ्रेडेड है, अब डबल थ्रेडेड क्या, डबल थ्रेडेड ऐसे, थ्रेड तो वैसे भी समझते हो, थ्रेड हमारा धागा भी हो जाता है अगर एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो क्या करो आप, वैसे तो थ्रेड आपको पता है ऐसे ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ 2 थ्रेड लेके चलूं, 2 थ्रेड, और 2 थ्रेड कभी भी एक दूसरे से टकराए ना, तो क्या करोगे, एक थ्रेड आपने इस पर ऐसे बांध दिया, ऐसे ऐसे, है ना, दूसरा थ्रेड क्या करोगे, जो गैप है उसमें से होता हुआ दूसरा थ्रेड जाए, तो ऑब्वियस है कि वो वहीं से शुरू तो नहीं होगा जहां से पहला वाला थ्रेड शुरू हुआ है ना, उससे थोड़ा सा आगे, वहां से शुरू किया आपने, एक गैप मेंटेन करते हुए दोनों के बीच में से लेके जा रहे हो हर जगह। समझ पा रहे हो या नहीं, बचपन में कभी किया है, रील को कभी रैप किया है, तो ऐसे आपको सोचना है ना, बात क्लियर है। तो अब बताना, अगर मैं डबल थ्रेडेड फिगर बनाऊं, डबल थ्रेडेड फिगर बनाऊं किसी बोल्ट का, तो कैसा बनेगा। मान लीजिए एक कलर है येलो, यहां से थ्रेड शुरू हुआ, ऐसे गया, फिर वापस आके ऐसे निकला, समझ रहे हो ना, वापस पीछे से आ रहा होगा ऐसे करके, फिर ऐसे निकला, फिर वापस इधर से आया, फिर ऐसे निकला, फिर वापस इधर से आया, फिर ऐसे निकला। ये क्या है, एक सिंगल थ्रेडेड, ये सिंगल थ्रेड है। अगर मैंने इसे कहा डबल थ्रेडेड, तो डबल थ्रेड दूसरा कलर मैंने यहाँ से यूज किया, कहाँ से जा रहा है, दूसरी थ्रेड ये है ना, दूसरी थ्रेड इस कलर की है, पर्पल की, ये वापस आएगा ऐसे, फिर यहाँ से ये वापस आएगा, दोनों के बीच में देखो गैप दिख रहा है ना, डॉटेड के बीच में गैप दिख रहा है, ऐसे यहाँ पर सॉलिड के बीच में भी गैप दिख रहा है, ये गैप हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन, फिगर वाइज भले से मैं गलत बना दूं, बट वो गैप रहेगा मेंटेन, डिस्टेंस रहेगी मेंटेन। ये क्या है, ये है हमारा डबल थ्रेडेड। अब बताना लेड एंड पिच क्या है, पिच क्या है, पिच है इस प्रोफाइल में कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट थ्रेड के बीच की डिस्टेंस,
तो यहाँ अगर मैं इस थ्रेड की बात कर रहा हूँ इस पॉइंट से, तो यहाँ पर क्या है, अगली थ्रेड तो यही है ना, अगली थ्रेड ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहला रही है, पिच। कौन सी वाली, एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल है ना, जो एक्सियल की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो क्या कहला रही है, पिच। लेड क्या कहलाएगा, लेड कहलाएगा, मैंने कहा यहां से ये भी तो थ्रेड है ना, ऐसे करके देखो, ये भी थ्रेड आ रही होगी, ये थ्रेड आ रही होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे है ना, वो चीज मैंने एक लाइन से दिखा दी, जबकि रियल में वो ऐसे दिख रही होंगी, स्क्वायर थ्रेड मान के चल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं ऐसे देख के चल रहा हूँ तो इसमें होगा क्या, इससे अगली वाली कौन सी, ये थोड़ी है भाई, इससे अगली ये है ना, अगली एडजेसेंट थ्रेड तो ये है ना, है कौन से की, उससे में मतलब नहीं है पिच में, पिच में मतलब है भाई एडजेसेंट होनी चाहिए, एडजेसेंट के बीच में जो डिस्टेंस वो पिच है ना। लेड क्या, इस पर नट चलाओ, इस पर नट चलाओ, तो नट कितना घूमेगा एक रिवॉल्यूशन में, कितना घूमेगा जरा देख के सोचना, जो प्रोफाइल इसकी है वही नट की भी होगी अंदर से, अगर नट में डबल थ्रेडेड नहीं है तो नट कभी इस पे ओवरलैप कर ही नहीं सकता है कि नहीं। तो अब बताना, नट जब एक रिवॉल्यूशन यहां से शुरू किया, कहां तक, या यहां से शुरू किया, ऐसे एक रिवॉल्यूशन यहां से शुरू किया नट ने, देखो यहां से कैसे गया होगा, ये थोड़ा फिगर मैंने यहां से बना रखा है, चलो कोई नहीं, ठीक है ऐसे बना लो इसे। अब देखो नट यहां से शुरू किया, ऐसे गया, ऐसे गया, इसका मतलब क्या, वो एक रिवॉल्यूशन में नट कहां पहुंच गया, इतना आगे, समझ में आ रहा है, एक रिवॉल्यूशन में नट कहां पहुंच गया, यहां पर, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लेड। एक रिवॉल्यूशन में नट कितना पहुंच रहा है। अब आप कहोगे सर ये कैसे गैप करके चला गया, गैप नहीं है, नट में भी तो स्क्वायर थ्रेड, नट में भी तो डबल थ्रेड होगा, नट में भी तो एक रिवॉल्यूशन में जब वो आधा इधर गया आधा इधर गया, देखो पहुंच गया ना पीछे की साइड में उसका दूसरा वाला पार्ट, है ना। तो ये वाला कितना हो गया, ये फिर से लेड हो गया। डबल स्टार्ट मल्टी स्टार्ट यही वाली चीजें, हाँ यही वाली चीजें जो हमने थ्रेड बोला ना, जैसे अभी ये पूछ रहे हैं डबल स्टार्ट, सिंगल स्टार्ट का मतलब क्या हो गया, सिंगल स्टार्ट का मतलब हो गया सिंगल थ्रेड, सिंगल थ्रेड, डबल स्टार्ट बोल्ट में सिंगल स्टार्ट नट चलेगा, ना 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 कभी नहीं, डबल स्टार्ट मतलब, डबल स्टार्ट मतलब डबल थ्रेड, उसमें क्या है डबल थ्रेड, क्योंकि वहां बन गया सॉलिड, आप जहां चढ़ाना चाह रहे हो वहां बन गया सॉलिड, सॉलिड कभी भी उसमें पहुंच ही नहीं सकता थ्रेड की प्रोफाइल में, ठीक है, इसलिए ये चीज जरूरी है। ये वाला डबल है, ये डबल स्टार्ट है ना, ये डबल स्टार्ट मतलब मल्टी स्टार्ट मतलब डबल थ्रेड दिख रही है ना ऐसे करते हुए, डबल थ्रेड से नहीं समझ में आ रहा, थ्रेड देखने में तो थ्रेड दिखेगी, बट मेन चीज है कलर मैंने अलग अलग यूज कर रखा है जिससे आपको दिख रहा होगा कि दो स्टार्ट हो रखे हैं, दो स्टार्टिंग है यहाँ से, ये सिंगल नहीं है, सिंगल होती तो सिर्फ एक दिखती, यहाँ डबल है, दूसरी भी है पैरेलल में भाग रही है। सिंगल स्टार्ट में, सिंगल स्टार्ट या सिंगल थ्रेड में पिच हो गई लेड के इक्वल, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं, तो ये भी एक रिवॉल्यूशन में कितना आगे जाएगा, एक रिवॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पिच के बराबर जाएगा, तो एक रिवॉल्यूशन में अगर एक पिच के बराबर जा रहा है तो एल इक्वल टू पी हो गया, इसीलिए डबल के लिए कितना हो गया, एल इक्वल टू 2p हो गया, तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला निकल के आता है एल इक्वल टू एन पी, वेयर एन इज दी नंबर ऑफ थ्रेड और नंबर ऑफ स्टार्ट। क्लियर है बात, क्लियर कि थ्रेड उसमें कितनी है, डबल है, ट्रिपल है, कितनी है। थ्रेड का मतलब ये मत समझना ना कि एक ये हो गई, दो ये हो गई, ऐसे ऐसे थ्रेड गिन रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे मत गिनना, ये वो चीजें हैं जो हमारी थ्रेड्स मतलब शुरुआत से ही चल रही है, एक ये पूरी गई और दूसरी उसके 45 एंगल से चली या 90 एंगल से चली, वो वाली पूरी गई। बात एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये हमारे हो गए टर्मिनोलॉजी फॉर द पावर स्क्रू, लेड, पिच, ठीक है। एम मैट्रिक थ्रेड बोलते हैं उसे, एम ई मैट्रिक, मैट्रिक थ्रेड, ठीक है, मैट्रिक थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड। चलो अब आ जाओ भाई आपने इस वाली चीज पर, क्या कि जो हमारे फॉर्मूले हैं, अब सीधे मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, उनके डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, सीधे फॉर्मूले। अगर मैं कहूं, मैंने कहा था आपसे एक चीज, चलो ये वाली चीज मैं ऐसे लेके जाता हूँ, लोअरिंग एंड, ऐसे लिखो इसे, यहां से हेडिंग डालना छोटी सी, लिफ्टिंग एंड लोअरिंग ऑफ, लिफ्टिंग एंड लोअरिंग ऑफ लोड इन पावर स्क्रू। अच्छा एक फॉर्मूला और, जो ये पावर स्क्रू मैंने अभी बनाया ना ऐसे करके, ये पावर स्क्रू तो था, ये बोल्ट था,
इस बोल्ट में ये चीज है ऐसे बना रखी है ना मैंने कहा कि यार एक काम करो, यहां से जरा सोचो कि यहां से ये कितना घूम के जा रहा है। ऐसे करके ये गया, फिर ये वापस आया। थोड़ा सा वैसे ऑब्वियस है कि हम जल्दी जल्दी में बना देते हैं, बट वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ऐसे है तो ये घूम के फिर ऐसे आएगा ना, फिर ऐसे है तो फिर घूम के ऐसे आएगा, है ना, फिर घूम के ऐसे आएगा। क्लियर है? ये चीज होगी। अगर मैं ये चीज यहां ऐसे बना के चल रहा हूं तो ये जो है एक रिवॉल्यूशन में कितना घूम रहा है, यहां से गया, एक थ्रेड पकड़ो, एक थ्रेड मतलब एक धागा पकड़ो, यहां से इसे ऐसे रैप कर रहे हो, फिर ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है ना, एक रिवॉल्यूशन हो गया ना। यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन में कितना सरकमफेरेंस इसने कवर किया, एक रिवॉल्यूशन में पेरिफेरी कितनी कवर की, पाई डी 2 पाई आर या पाई डी, एक सरकमफेरेंस। उस सरकमफेरेंस को ना लीनियर लाइन में लिखो, लीनियर में ऐसे कर, लीनियर। ये पॉइंट पकड़ा हुआ है ना धागे को, धागा देखो ऐसे करके रैप करके ऐसे जा रहा है, धागा पकड़ा ऐसे रैप करके वापस ऐसे आ रहा है। मैंने क्या किया, मुझे पाई डी दिखानी है किस साइड में, इस साइड में, तो मैंने दिखा दिया पाई डी इस साइड में, है ना। ये कितना ऊपर की साइड गया है एक रिवॉल्यूशन में, इसको क्या बोलते हैं, पिच या कुछ और। एक रिवॉल्यूशन में अगर ये चीज ऐसे जा रही है तो ये क्या कहलाएगी, पिच या कुछ और, ये कहलाएगी लेड। भले से यहाँ ये पिच के बराबर है, समझ रहे हो। एक रिवॉल्यूशन में जब वो पॉइंट वापस आ रहा है, एक रिवॉल्यूशन में वो खुद का थ्रेड वापस आ रहा है, तो वो लेड कहलाता है, ना कि पिच। हाँ, यहाँ इस पिच की वैल्यू लेड के बराबर है ना, सिंगल थ्रेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ डबल होता, कोई और होता बीच में, तो हम उसको थोड़ी पढ़ रहे होते, हम तो सिर्फ इसको पढ़ेंगे ना, है कि नहीं, जो घूम के आया वापस, जिसने रिवॉल्यूशन पूरा किया। तो अगर ये रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है तो मैंने इसको एक्सेस को दिखा दिया पाई डी में, है ना। और लेड किस में दिखाऊंगा, लेड किस में दिखाऊंगा, वाई में, तो मैंने ये दिखा दिया लेड। समझ में आया कुछ मैंने क्या बोला, ये लेड दिखा दिया, जितना वो लेड है उसमें, ये लेड है मान लीजिए इसमें, तो ये दिख गया, ऐसे छोटा सा दिखा देते हैं, ये दिख गया लेड ऐसे। क्लियर है, कोई दिक्कत। लेड की जो ये वैल्यू आई और पाई डी की जो ये वैल्यू आई, पाई डी की डायरेक्टली ऐसे मत कर देना एंगल, ये फंस जाओगे फिर। ये नहीं है वो एंगल, क्या है वो, इस पाई डी को आपने सीधा लेंदी बना दिया, पाई डी को सीधा लेंदी बना दिया, लेड हमने उतना रखा जितना उसमें था। ये जो एंगल कहलाता है, ये एंगल होता है फाई, जिसे हम बोलते हैं हेलिक्स एंगल। बहुत बढ़िया, इसे बोलते हैं हम हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स एंगल क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू एल वाई पाई डी, tan फाई इक्वल टू एल वाई पाई डी, लेड अपॉन में सर्कमफेरेंस। ठीक है, एल वाई पाई डी। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया मैंने क्या बोला अभी। बस आपको एक रेफरेंस लेनी है, रेफरेंस के लिए नहीं है। पाई डी को ऐसे जो जाके धागा ऐसे जो घूम रहा था, उस धागे को सीधा कर देना है, सीधा कर देना है, वो हो गया मेरा पाई डी, है ना। लेड जितनी ये वैल्यू है उतनी वैल्यू यहाँ दिखा देना, जो एंगल बनेगा वो मेरा हेलिक्स एंगल। हाँ जनरली हाँ नहीं, वो भी 30 के आसपास है, वो भी 30 के पास है, ड्रिल का वो भी 30 के पास है। जो 18 है वो 118 है, वो हेलिक्स नहीं है, वो पॉइंट एंगल है। हेलिक्स एंगल 30 के आसपास ही था। वर्क नहीं, हेलिक्स एंगल भी वर्क पीस पर है, बट जो रेंज है वो भी 30 के आसपास ही थी। याद होगा वो मैक्सिमम रेक एंगल हमारा हेलिक्स एंगल कहलाता है, वो जनरली 30 डिग्री के आसपास होता था। 118 डिग्री हमारा उसका है पॉइंट एंगल का, पॉइंट एंगल का वो पॉइंट 135 ठीक है, 135 135 ठीक है, 145 नहीं 135, अच्छा रेंज, ठीक है चलो ठीक है। ये हो गया हेलिक्स एंगल। अब इसी हेलिक्स एंगल के हिसाब से अगर मैं दो ग्राफ बनाऊं, ये एक हेलिक्स एंगल दिख गया, ये जो प्रोफाइल है ये ऑलमोस्ट कैसी दिख रही है आपको, ये वाली प्रोफाइल ऑलमोस्ट ऐसी है ना, ये वाली प्रोफाइल ऑलमोस्ट इसके हिसाब से तो दिख रही है ये, बस हमने यहाँ 2D फिगर बना लिया है। तो इसमें जो ये प्रोफाइल दिख रही है, इसमें अगर मैं नट को दिखाऊं तो इस पर नट भी चढ़ा हुआ होगा ऐसे करके, इस पर नट की थ्रेड क्या होंगी, ऐसे होंगी, है ना। नट से रिलेटेड ही तो फोर्स लग रहा है, ये नट इस पर रिएक्शन दे रहा होगा या नहीं। अगर इस पर कोई लोड लग रहा है तो नट क्या करेगा, नट उस लोड को ही तो रोकने की कोशिश कर रहा है। भाई ये लोड लगा, ये नीचे की तरफ गिर रहा था, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है जो इस ब्लू वाले के साथ कनेक्टेड है नीचे की तरफ गिर रहा था, क्या किया, नट के इंटरनल थ्रेड ने उसे रोका। तो इसका मतलब यहाँ एक फिगर बनेगा आपका, अगर ये हम लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट मतलब
बोल्ट को ऐसे घुमा रहे हैं हम, फोर्स लगा रहे हैं लिफ्टिंग वाला, तो लिफ्टिंग वाला फोर्स कैसा लगेगा इस पर, इसको अलग फिगर दिखा दूं ऐसे करके, फोर लिफ्टिंग, फोर लिफ्टिंग, बस लिफ्टिंग वाला समझाऊंगा और ज्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, बस इतना समझा रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये भी ज्यादा ही है। ये चीज है, ये है मेरा फोर्स, ऐसे लगाया मैंने उसे, हैंडल वाला फोर्स ऐसे लग रहा है ना, हैंडल वाला, तो ये फोर्स मैंने ऐसे लगाया, ये फोर्स ऐसे है, तो अब बताना अगर लिफ्टिंग हो रही है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा, मैं इसे ऊपर की ओर लेके जाना चाह रहा हूं, है ना, ऊपर की तरफ ऐसे ले जाओ, चलो कोई नहीं ऐसे ले जाओ, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट, ये होगा मेरा म्यू एन। अब ये एन क्या होगा, एन होगा ये वाली चीज, दिस इज दी, ये क्या है एफ, ये है एफर्ट जो मैं लगा रहा हूं लिफ्ट करने के लिए, ये है एन, और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, वो है वेट जो कि नीचे की ओर लग रहा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू होगा नीचे की तरफ, म्यू एन हो गया ये, एन हो गया ये, तो इनके क्या होंगे कंपोनेंट, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, फाइनली फॉर्मूला लिखेंगे। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, अभी लिफ्टिंग कराने के लिए ये चीजें आएंगी, ऑब्वियस है जेई में आपसे ये फिगर बनाने के लिए कभी नहीं पूछा जाएगा, ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बस आपको लिफ्टिंग का जो सेंस है फाइनली उसके बारे में पूछा जा सकता है बस, ठीक है। लिफ्टिंग का सेंस क्या हो जाएगा फाइनली, जो इसका आंसर आएगा, टोर्क रिक्वायर्ड एफ एफर्ट इनटू डायमीटर करेंगे ना, वो सॉरी डिवाइड 2 करेंगे, डिवाइड 2, तो टोर्क आ जाएगा, टोर्क रिक्वायर्ड, टोर्क रिक्वायर्ड टू, torque required to raise the load, torque required to raise the load, torque required to raise the load, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है जो हमारे पास W आया, ये फॉर्मूला निकल के आता है F एफर्ट इनटू जो भी हमारे पास फोर्स लग रहा है जो हमें निकालना है उस पर, F एफर्ट इनटू में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dy2 मतलब r रेडियस है ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आती है वो ये निकल के आती है, W मतलब जो लोड लगा हुआ है, W फाइनल वैल्यू है, W इंटू 10 प्लस अल्फा, 10 प्लस अल्फा इंटू में 10 प्लस अल्फा इंटू में dy2, 10 प्लस अल्फा इंटू में dy2, इंटू में dy2, इतना क्लियर है। ये हमारे लिए वो फोर्स हो गया, इनटू में dy2 मतलब टॉर्क निकल के आ गया, रेडियस हो गई ना, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, ये हो गया रेज के केस में। ऐसा ही सिमिलर आपके लिए हो जाता है टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, इसमें आता है W इंटू 10 माइनस अल्फा इंटू dy, आपको तो याद है बहुत बढ़िया, 10 माइनस अल्फा इंटू dy, आपको बस सिर्फ ये याद रखनी है चीजें। अभी जो चीज याद रखनी है, एक तो ये याद रखनी है, इसके बाद लोअर द रोड में, अब ये क्या है, ये है वो चीज जो हमने फोर्स लगाया, अब फोर्स तो है डब्ल्यू का पार्ट भी है ना, ये देखो दिख रहा है डब्ल्यू का पार्ट भी है, तो अब जब हमने लोअर करना है तो हो सकता है कि जब हमने और पे फोर्स ही नहीं लगा रखा, एफ एफर्ट हमने 0 भी कर रखा, तो यहाँ पर सोचना कि डब्ल्यू हमारे पास जो वैल्यू है उस डब्ल्यू की वजह से वो चीज क्या कर रही होगी, वो नीचे की तरफ जा रही होगी, है ना, तो सेल्फ लॉकिंग के लिए ये वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए या पॉजिटिव, ये वैल्यू सेल्फ लॉकिंग के लिए, सेल्फ लॉकिंग कि कम से कम उतना फोर्स तो रहे उसमें, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, कि कम से कम इतना फोर्स तो रहे, इतना हो तो इतना तो लोड रहे उसमें, क्या हो कि ये हमारा फोर्स वहां पर रुक जाए, कम से कम इतना फोर्स तो वो खुद में प्रोवाइड करे, ये जो इसकी प्रोफाइल है, ये जो फाई है और जो अल्फा है, वो इसको इतना तो प्रोवाइड करें कि ये चीज हमारी क्या हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो, निगेटिव होगी तो क्या होगा, चल रहा है नीचे की तरफ चला गया, नीचे की तरफ चला गया, अगर निगेटिव आ गई ये वैल्यू तो ये है ना लोअर द लोड, अगर हमारी लोअर द लोड में निगेटिव वैल्यू आ गई इसका मतलब हमें कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही जा रहा है, निगेटिव अगर वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ लॉकिंग के लिए लोअर द लोड हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव देना चाहिए, पॉजिटिव देना चाहिए, जब दोगे तब लोअर करोगे ना, बात क्लियर है ना, देना पड़ोगे तब करोगे ना, अगर वो निगेटिव में निकल के आ गया इसका मतलब क्या हुआ, ये तो खुद से जा रहा है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने डिराइव किया किसके लिए, लोअर द लोड, मतलब आपने एफ एक एक्सटर्नल लगाया, दिखाया, घुमाते हुए से लोअर कर रहे हो, अब उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आपने मानी हुई थी और वो निकल के आ गई निगेटिव, टोटल वैल्यू क्या आ गई निगेटिव, इसका मतलब वो देने की जरूरत ही नहीं है, वो देने की जरूरत ही नहीं है, वो नीचे जा रहा है सीधा, है ना, तो उसे रोकने के लिए कम से कम इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर इसकी वैल्यू कम से कम पॉजिटिव हो तो क्या आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, 10 माइनस अल्फा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, अगर ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए तो क्या होगा, यहां से फाई शुड बी ग्रेटर देन अल्फा होनी चाहिए,
फाई शुड बी ग्रेटर देन अल्फा होना चाहिए। तो tan फाई, अच्छा मैंने अल्फा क्या लिखा हुआ है, सॉरी एक चीज मैंने नोटेशन में शायद गड़बड़ कर दी है ना, नोटेशन में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। दिस इज नॉट द फाई, दिस इज द अल्फा। नोटेशन में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, सॉरी, है ना, यहाँ पर अल्फा हेलिक्स एंगल है, ठीक है, ये नोटेशन में मैंने थोड़ी गलती कर दी, प्लीज वहां पर रिकरेक्ट कर लो। ये फाई क्या है अब समझ में आएगा, ये जो tan फाई है, tan फाई इज द म्यू, ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो होता है ये, ठीक है। तो tan फाई इज ग्रेटर देन tan अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ, tan फाई को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज ग्रेटर देन tan अल्फा को अभी हमने क्या प्रोवाइड ये लिखा था tan अल्फा को ly पाई डी, तो ये चीज क्या आ गई, म्यू शुड बी ग्रेटर देन ly पाई डी। म्यू शुड बी ग्रेटर देन ly पाई डी मतलब म्यू जो है, मतलब जो उनके बीच का कोफिशिएंट है, किसके बीच का, नट एंड बोल्ट के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए ly पाई डी से। लेड हमने बना सकते हैं आराम से, एक प्रोफाइल की वैल्यू है ना, लेड पाई डी क्या है, एक प्रोफाइल की वैल्यू है, तो ऑब्वियस है म्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इनके इस रेशियो से। अगर वो रेशियो से वैल्यू म्यू की ज्यादा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, मतलब इसमें जो भी लोड लगाओगे ना वो खुद ब खुद घूम के इसे नीचे गिरा देगी, है ना। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। लेड किसमें ज्यादा होता है, लेड किसमें ज्यादा होता है, मल्टी स्टार्ट, वेरी गुड, मल्टी स्टार्ट में, मल्टी स्टार्ट में लेड ज्यादा होगा या नहीं, है ना, मल्टी स्टार्ट में लेड ज्यादा होगा, अगर लेड ज्यादा है तो म्यू की वैल्यू आपको और ज्यादा रखनी पड़ेगी, है ना, है ना, बात समझ में आ रही। तो मल्टी स्टार्ट में चांसेस क्या होते हैं, सेल्फ लॉकिंग ना होने की, बात क्लियर है। सिंगल स्टार्ट में चांसेस क्या होते हैं, सेल्फ लॉकिंग होने के, क्योंकि उनकी लेड क्या होती है, छोटी, बात क्लियर हो रही है। तो सेल्फ लॉकिंग किसमें चांसेस ज्यादा हैं, सेल्फ लॉकिंग के चांसेस किसमें ज्यादा हैं, सिंगल स्टार्ट में, इसलिए सिंगल स्टार्ट की ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। जबकि मल्टी स्टार्ट में क्या है, आपको पावर ज्यादा मिलेगी, सेट ज्यादा है ना, पावर ज्यादा मिलेगी, बट इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल स्टार्ट में सेल्फ लॉकिंग मिलती है, उसमें सेल्फ लॉकिंग के कंडीशन हट रही होती है ना। मल्टी स्टार्ट की बस वही एक गड़बड़ है, ठीक है, कि ये सेल्फ लॉकिंग नहीं कर पाएगी, बट सिंगल स्टार्ट सेल्फ लॉकिंग कर जाती है, इसलिए वो ज्यादा अच्छी होती है यूज करने के लिए। बात एकदम क्लियर है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हाँ, मल्टी में सेल्फ लॉकिंग के चांसेस बहुत कम है, या तो म्यू को बहुत ज्यादा रखो, दोनों के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को बहुत ज्यादा रखो, तब जाके आराम से सेल्फ लॉकिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों पर डिपेंड कर रही है ना, एल पर भी और पाई डी पर भी, ठीक है। डायमीटर के हिसाब से सोच सकते हो, जिसका ज्यादा हो गया उसके लिए आपको म्यू की वैल्यू कम में भी काम चल जाएगी। मल्टी स्टार का पाई डी क्यों, पाई डी तो सिर्फ रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है, ना 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 ना, आपसे मैंने यही तो बोला, जो ये घूमा वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिखा रखी है, दिस इज द पाई डी। हाँ, पाई डी एम, पाई डी बेसिकली इसे मीन बोल देते हैं, इसे मीन बोल देते हैं बेसिकली, मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा है वर्ड, ठीक है। तो ये सरकमफेरेंस जो आ रही है वो तो पाई डी एम हो गई बस सीधी, ठीक है। एक ही लेंगे मतलब एक रिवॉल्यूशन में जितना आया, एक रिवॉल्यूशन में जितना आया उस धागे को सीधा कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हुआ, थोड़ा, हाँ थोड़ा सा ज्यादा हुआ, थोड़ा सा, बट लेड क्या है, लेड तो और भी ज्यादा बड़ी, लेड और भी ज्यादा बड़ी, ठीक है, वो चीज थोड़ी सी बढ़ती है जबकि लेड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मल्टी स्टार्ट हमारे ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। क्लियर है, किसमें, सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में बस, ठीक है, बाकी पावर में अच्छे होते हैं मल्टी स्टार्ट, ठीक है। चलो ठीक है, सेल्फ लॉकिंग की कहानी भी हो गई इसमें, और ये वाली चीज भी हो गई, फाई इज ग्रेटर देन अल्फा की बात हो गई, ठीक है। अब आ जाता है एक फॉर्मूला इफिशिएंसी का, बस मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ इफिशिएंसी का। इफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर्ड थ्रेड का फॉर्मूला होता है tan अल्फा अपॉन tan फाई प्लस अल्फा। याद रखना अल्फा क्या है, हेलिक्स एंगल है, हेलिक्स एंगल है, और फाई क्या है, फाई हमारे पास यहाँ पर जो tan इनवर्स म्यू है, tan इनवर्स म्यू मतलब फ्रिक्शन एंगल, ये क्या है, फ्रिक्शन एंगल। tan इनवर्स म्यू में घबरा तो नहीं गए, म्यू इक्वल टू tan फाई, ठीक है, तो ये क्या है, फ्रिक्शन एंगल, ठीक है। तो ये हो जाता है एक इफिशिएंसी का फॉर्मूला। चलो भाई यहां से अब हमने, हाँ स्क्वायर थ्रेड के लिए, फोर, ये भी लगे हाथ बता देता हूँ, फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ पावर स्क्रू,
पावर स्क्रू, कंडीशन होती है अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5/2। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5/2 और ईटा मैक्स निकल के आता है यहाँ से, ईटा मैक्स निकल के आता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। अब वही है ना, यूकेपीएससी कौन सा वाला फॉर्मूला सीधा पूछ ले, तो इसलिए मैं ये चीजें लिखवा रहा हूँ, इनको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस सीधा मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एक है अल्फा और फाई का रिलेशन, सीधा याद रख लो, और ईटा मैक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, ये वाली चीज है ईटा मैक्स, ये ईटा स्क्वायर, स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है tan अल्फा अपॉन tan फाइव प्लस अल्फा। बट अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात की जाए, ठीक है, फॉर द पावर स्क्रू मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो अल्फा क्या होता है 45 माइनस 5/2। अल्फा याद रखना हेलिक्स एंगल है, फाई क्या है फ्रिक्शन एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल फॉर्मूला बचेगा वो फ्रिक्शन एंगल में बचा कितना, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, ईटा मैक्स। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर है। ठीक है, ये लास्ट में कुछ फॉर्मूले लिखवा दिए, इनको प्लीज एज इट इज याद रखना फॉर द यूकेपीएससी, प्लीज एज इट इज याद रखना। अगर कोई सा भी फॉर्मूला आ गया तो कम से कम आप लिख पाओ उसे। ये हो गया हमारा पावर स्क्रू कंप्लीट। पावर स्क्रू थोड़ा सा मैंने कहा था कि थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पावर स्क्रू हमारा कंप्लीट हो गया, सारी चीजें इसमें हमने कवर कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं कौन सी वाली चीज बची थी हमारी, कीज बची हैं, और शुरू में मैंने क्या लिखा था, कोटर जॉइंट नक्कल जॉइंट। कोटर जॉइंट नक्कल जॉइंट जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, कोटर जॉइंट नक्कल जॉइंट की हमने यहाँ तक बातें हो गई। ठीक है, पावर स्क्रू का जस्ट मैंने फिगर नहीं रखा हुआ है इसका, कोटर जॉइंट एंड नक्कल जॉइंट का। कोटर जॉइंट क्या होते हैं, ठीक है, अभी पावर स्क्रू हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जितना हमें अभी के लिए कवर करना था वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, हाँ ठीक है, वो हमने कवर कर लिया। ठीक, अब जो है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कोटर जॉइंट एंड नक्कल जॉइंट। कोटर जॉइंट क्या है, कोटर जॉइंट ये दिख रहा होगा कुछ, बट इससे भी ज्यादा अच्छा बेटर आपको फिगर दिख जाएगा ये वाला। उम्मीद है थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ये वाली चीज क्या है, ये इसका अंदर का व्यू बना रखा है, अंदर का, तो इससे ज्यादा टेंशन मत लेना कि पता नहीं यार इतना ज्यादा क्या है ये, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अंदर का व्यू है। मतलब इसको हमने सेक्शन वाइज काट लिया ना, ऐसे करके तो अंदर से दिख रहा है, तो है ना, ये है हमारा कोटर जॉइंट। क्या है इसमें, एक साइड है हमारी स्पाइगोट, एक है सॉकेट। ठीक है, एक है स्पाइगोट, एक है सॉकेट। जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, इसके लिए चाहे तो मैं ये वाला फिगर भी यूज कर सकता हूँ। कहाँ गया भाई, इससे जस्ट पहला वाला, इसमें थोड़ा सा और दिख जाएगा। ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाले पार्ट में आपको दिख रहा है, देखो ये वाला पार्ट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे करके ये पार्ट हमारे पास, इसमें कौन सा वाला ले लिया इन्होंने, ठीक है, इसमें ये वाली चीज यहाँ तक ले रखी है ना, एक सेकंड, ये इस वाले में ना दिखे, उस वाले में दिखेगा फिर। चलो एक ये वाला पार्ट इसमें दिख जाएगा ना, जो मैं यहाँ पर अंदर से दिखाना चाह रहा था ना उसमें 2D में, वो यहाँ पर भी दिख जाएगा। देखो क्या है, ये है हमारे पास सॉलिड पार्ट। ठीक है, ये सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे बन के जा रहा है पूरा। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ऐसे है सॉलिड। नहीं समझ में आया, मैं जहां जहां पेन चलाऊंगा उसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या, या आपको इसमें भी दिख जाएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से, ये वाला जो पार्ट हमारे पास दिख रहा है ऐसे करके। ठीक है, ये वाला जो पार्ट यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, दिस इज दी सॉकेट। सॉकेट मतलब जो इसमें ये दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना, इस वाले में ये वाला पार्ट दिख रहा है ऐसे करके, ये वाला जो जा रहा है, ये वाला जो पार्ट है ऐसे। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसे करके, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ नाम में गड़बड़ लिख रखा है यार, थोड़ा सा नाम में गड़बड़ लिख रखा है। ये वाला जो पार्ट ऐसे दिख रहा है ना आपको पूरा, ये वाला पूरा, ये एक पार्ट है, ये वाला, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट है जो ये आ रहा है ना इधर वाला, ये वाला, ये पार्ट यहाँ से है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, बस समझ में आया कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये वाला पार्ट भी पूरा क्या है हमारा, ये वाला ऐसे, ये ऊपर ऊपर तक है, ऊपर ऊपर तक, बस अंदर वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अंदर वाला पार्ट क्या है, उससे कनेक्टेड है। ऊपर वाला पार्ट क्या है, इधर वाली शाफ्ट से कनेक्टेड है। दो अलग अलग शाफ्ट है।
है ना, दो अलग अलग शाफ्ट, ठीक है, एक होलो है एक सॉलिड है, बिल्कुल। ये जो ये वाली है ग्रीन वाली, ये अंदर से होलो जा रही है आगे की साइड में, और ये वाली हमारी सॉलिड आ रही है, ठीक है। बट इसमें क्या हो जाता है, जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है स्पाइगोट, इसको बोला जाता है स्पाइगोट, ठीक है। अब वो थोड़ा सा यहाँ फिगर में गड़बड़ कर रखा है ना इन्होंने, ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा कंसिडर मत करना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ध्यान रखना। दिस द स्पाइगोट और ये है हमारा सॉकेट, ठीक है। सॉकेट एंड स्पाइगोट को जब हमने पकड़ा तो उसमें पकड़ने में हमने क्या किया, इसमें भी जो स्पाइगोट था उसमें भी हमने ऐसे बीच में से एक मतलब एक होल काटा, ठीक है, नीचे से भी होल कटा एक, और ऐसे ही जो साफ्ट आ रही थी ना सॉलिड साफ्ट ये वाली, इसमें भी क्या किया हमने, एक होल काटा। बट ये होल कैसा है, होल है इस तरह का टेपर टाइप का, ऐसे मतलब ये रेक्टेंगल टाइप का होल काटा है, जिसमें हमारा ये कोटर आके फंस जाए, जिसमें कोटर आके फंस जाए। और कोटर कैसा होता है, कोटर होता है टेपर, ऐसे होता है टेपर, है ना। ये जैसे फंसेगा तो ये धांच की तरह होता है, जैसे कि लकड़ी में भी धांच लगाते हैं ना वो टेपर बना के, ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो इधर वाला पार्ट पर फोर्स लग रही है, इधर वाले पार्ट पर फोर्स लग रही है, उनको ये कनेक्शन में लेके आ जाता है कोटर जॉइंट। एकदम क्लियर है या नहीं, इस वाले को हम इधर खींच रहे हैं, इधर वाले को, इस वाले पार्ट को, इधर वाले को इधर खींच रहे हैं, दोनों का कनेक्शन किससे मिल गया, इससे। बात क्लियर है। तो कोटर जॉइंट हमारा ये वाला काम करता है, कोटर जॉइंट, इसे हम बोलते हैं कोटर जॉइंट। और क्या है कोटर जॉइंट में, मैं आपको दिखा दूं। कोटर जॉइंट में ये वाली चीज वही है, उसको हमने इस फिगर में देख रखा है। देखो ये वाली चीज क्या हो रही है, ये वाली चीज यहाँ पर देखना, ये वाला पार्ट जो है ये दिख रहा है ऐसे करते हैं, ये वाला पार्ट ये एक है, ये वाली चीज एक है, और ऊपर वाली चीज दूसरी है। ये वाली चीज क्या है, दूसरी है, ये वाली चीज क्या है, दूसरी, ठीक है, ठीक। एक्चुअली फिगर्स ना थोड़े से अजीब से हो गए, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि देखो इस वाले फिगर में ऐसा भी देख सकते हो आप, इस वाले फिगर में ऐसा भी देख सकते हो। कैसे, अगर इस वाले फिगर से मैं यहाँ से जाता हूँ ना, ऐसी वाली पेरिफेरी से, ऐसी वाली से, तो अब मैं इसे क्या लेके चलूंगा, देखो यहाँ तक इन्होंने बंद भी कर दिया यार, ये चीज थोड़ी सी अजीब सी कर रखी है इन्होंने। अगर इसको पूरे को मानोगे तो कहाँ तक मानोगे, इसे यहाँ तक मानो, यहाँ तक मानो, और दूसरी वाली चीज कहाँ से कहाँ तक मानो, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, हाँ बस ऐसे मान सकते हो इस चीज को। इस वाले फिगर में थोड़ा यहाँ पर व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर का मतलब गैप हो गया है ना, ये वाली चीज ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से ये चीज ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, फिर ये वाली चीज होगी, है ना, यहाँ पर ये चीज ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, फिर यहाँ तक होगी। बात क्लियर हो रही है। ये वाली चीज, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पर एक, ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पर एक, ऐसे। समझ में आया कुछ मैंने क्या दिखाया, ये नहीं क्लियर है। ये वाला पार्ट हो गया एक, इसमें से ये वाला पार्ट क्या हो गया, दूसरा, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, इन दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब इन दोनों को हमने इसके अंदर ऐसे पहुंचा दिया। अब इन दोनों में क्या करो, बीच में होल करो, ऐसा वाला ऐसे होल क्रिएट किया अंदर, और उसमें क्या डाल दिया, कोटर डाल दिया। क्लियर है, ये वाली चीज, ठीक है। तो इसमें एक स्पाइगोट, एक सॉकेट और एक कोटर, ये तीन चीज हो जाती है इंपॉर्टेंट कोटर जॉइंट। तो कोटर जॉइंट भी क्या कर रहा है, जो मेरे एक्सियल फोर्स हैं जो यहाँ लग रहे हैं दोनों पर, दोनों एंड पर, उसको क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, मतलब उसको यहाँ पर ट्रांसमिट कर पा रहा है। ट्रांसमिट का सेंस क्या हुआ, आपने किसी चीज को आगे की तरफ भगाना है, तो उसमें ये वाला फोर्स दूसरे वाले पे किसकी हेल्प से ट्रांसमिट हुआ, इस कोटर जॉइंट से, इस कोटर से। बात क्लियर है। अगर कोटर बहुत नाजुक है, मान लीजिए फोम का है, तो क्या होगा, इस पर फोर्स लगाया आपने एक्सटर्नल, आपको इधर वाले पार्ट को लाइक ऐसे, मान लीजिए आपके पास ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, ट्रैक्टर आगे है, ट्रॉली पीछे है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, आपने इसको आगे की तरफ खींचा, तो ये वाली चीज क्या होगी, आगे की तरफ कब आएगी, जब ये कोटर इस कनेक्शन को फोर्स दे अपनी, कि हाँ भाई मैं इस चीज को खींच रहा हूं, अब मैं आप तुझे भी खींचूंगा। बात क्लियर है ना। अगर ये फोम का बना हुआ है कोटर, तो क्या इसे खींच पाएगा, कभी नहीं, ये टूट जाएगा, ठीक है। शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए नहीं 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 नहीं, आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये जो होता है ना, ये एक्सियल फोर्स को कंपनसेट करने के लिए होता है, ठीक है। ये एक्सियल फोर्स को, आप कौन सी वाली चीजें कर रहे हो, आप कपलिंग कर रहे हो, कपलिंग नहीं करनी है, कपलिंग नहीं करनी है, शाफ्ट को रोटेट कराना नहीं है यहाँ पर, यहाँ क्या है, एक्सियल फोर्स को कंपनसेट करना, ठीक है। वो कीज हो गई, या फिर कपलिंग भी सोच सकते हैं,
ठीक है, कि वो एक दूसरे को शाफ्ट को कपल कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सियल फोर्स को कंपनसेट कराने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर कोटर की हेडिंग डाल लीजिए एक छोटी सी, और कोटर के बारे में लिखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, लिखिएगा कोटर जॉइंट। ए कोटर जॉइंट इज यूज्ड टू, ए कोटर जॉइंट इज यूज्ड टू, हाँ, ए कोटर जॉइंट इज यूज्ड टू, सॉकेट इज द होलो पार्ट। मैंने आपको क्या बताया अभी, ये वाला पार्ट क्या है, सॉकेट, और ये वाला पार्ट क्या है, स्पाइगोट। आई थिंक मैंने आपको नाम में गलत लिखा है इस जगह, सॉकेट इज दी होलो पार्ट, मैंने यहाँ लिखा सॉकेट इज दी होलो पार्ट, है ना, और स्पाइकोट इज दी, सॉकेट इज दी होलो पार्ट। अरे सही तो लिखा था यार, सही लिखा था, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉकेट इज दी होलो पार्ट। तो ये मैंने लिखा सॉकेट इज दी होलो पार्ट, सही तो है, सॉरी, सही तो है, सही तो है, सॉरी सॉरी, सॉकेट इज दी होलो पार्ट एंड स्पाइकोट इज दी ये वाला। तो यहाँ पर सॉकेट क्या है, सॉकेट है हमारे पास होलो पार्ट, तो सॉकेट हो गया ये ब्लू वाला, और यहाँ ये हो गया स्पाइकोट। ठीक है, हाँ, मतलब ऐसे सोचना है ना, वो चीज कुछ भी हो सकती है ना, बस आपको याद रखना है कि जो कवर कर रहा है वो सॉकेट है, जो अंदर है जो रोड टाइप से है वो स्पाइकोट। ठीक है, बस ऐसे याद रखना है ना, फिगर तो उल्टा सीधा कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, वो मैं भी पूरा लिख पा रहा हूँ। ठीक है, एक कोटर जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रोड, a quarter joint is used to connect two rod either subjected to tensile force, either subjected to tensile force और compressive force। याद रखना, यहीं पर डिफर कर जाता है नकल, अभी समझाऊंगा उसको। either subjected to tensile force और compressive axial force, और compressive axial force with no relative motion between them, with no relative motion between them, with no relative motion between them। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला, नहीं छूट गया, फिर से बोल देता हूँ। A quarter joint is used to connect two rod either subjected to tensile force or compressive force or compressive axial force or compressive axial force, compressive force नहीं, compressive axial force with no relative motion between them, with no relative motion between them। एक छोटी सी कहानी बताऊं, अगर आपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में, ये ट्रॉली है ये ट्रैक्टर है, इनके बीच में आपने कोटर जॉइंट लगाया, कोटर, आप कैसे सोचते हो, नकल होता है ना, आप कोटर लगाओ, सोचो जरा क्या होगा, कोटर लगाओगे क्या होगा, कोटर जॉइंट मान लो जैसे कि इस साइड से ट्रैक्टर के पीछे से सॉकेट आ रहा है, इधर से स्पाइकोट आ रहा है, कैसे होगा, कभी भी ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर अगर ऐसे मुड़ रहा है, ट्रॉली कहाँ रहती है, सामने रहती है, कभी हो ही नहीं पाएगी ऐसे। समझ पा रहे हो, ट्रैक्टर ऐसे मुड़ जाता है, ट्रॉली सीधी है, अभी ट्रैक्टर मुड़ गया, मान लीजिए मोड़ आ गया, ट्रैक्टर मुड़ गया, ट्रॉली ऐसी रही, कभी भी कोटर जॉइंट ऐसा नहीं दे सकता। ये कौन दे सकता है, नकल जॉइंट, है कि नहीं, कोटर नहीं, कोटर तो टूट जाएगा। कोटर जॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सियल फोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है, किस सेंस में, टेंसाइल भी कंप्रेसिव भी, टेंसाइल तो इसमें है, ऐसे भगा रहे हैं, कंप्रेसिव कब होगा, जब आप ट्रॉली को पीछे रिवर्ट कर रहे हो, ट्रॉली को पीछे लेके जाओ तो कंप्रेसिव दे रहे हो ना, कंप्रेसिव दे रहे हो, इसमें कंप्रेसिव का सेंस आएगा, मतलब इसमें ट्रॉली को आप ऐसे लेके चले जाओगे नहीं, अगर फिर से मोड़ आ गया फिर से फंस गए, है ना, तो ये जो चीज है ये आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली में यूज नहीं होगी, और इसमें कंप्रेसिव एंड टेंसाइल दोनों में यूज हो जाती है, ये कंप्रेसिव भी दे देगा, मतलब जो इधर वाला पार्ट है ना वो सीधा इसके साथ साथ भाग जाएगा पीछे की तरफ कंप्रेसिव देते हुए, क्लियर है ना, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल दोनों को विदस्टैंड करता है कोटर जॉइंट, नकल नहीं कर पाता है कंप्रेसिव को, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो, तो इसमें लिखेगा इसके एप्लीकेशन, क्योंकि इनके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिर्फ एज इट इज नाम याद रखना, टेंशन मत लेना। ठीक है, लिखेगा जॉइंट बिटवीन पिस्टन रोड एंड क्रॉस हेड ऑफ ए स्टीम इंजन। स्टीम इंजन बहुत आउटडेटेड हो चुका है, बट इसके क्वेश्चन अभी भी चलते जाते हैं, ये बहुत ही आउटडेटेड है एक्चुअली। स्टीम इंजन की प्रोफाइल आपने शायद कभी लैब में देखी होगी, क्रॉस हेड यहाँ नहीं, क्रॉस हेड होता है, इसका कॉम्प्लिकेटेड फिगर है यार, मैं भी पता भूल जाता हूँ, दो इसके दो चीजें चलती हैं, एक एक यहाँ वाली रोड चल रही होती है, एक यहाँ वाली रोड चल रही होती है स्टीम इंजन में। स्टीम इंजन ना बहुत ही पुरानी चीजें हैं, ये तो अब होती भी नहीं है मतलब यूज। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं, दिक्कत ये है क्वेश्चन के सिर्फ नाम आ जाते हैं।
कि क्रॉस हेड कहाँ नहीं है, क्रॉस हेड में कौन सा एप्लीकेशन है, बस ऐसे नहीं आएंगे क्रॉस हेड में क्या होता है, बस ये एप्लीकेशन के नाम आ जाते हैं, लाइक जैसे क्वार्टर जॉइंट का एप्लीकेशन कहा गया, ठीक है। जॉइंट बिटवीन द पिस्टन रोड एंड द क्रॉस हेड ऑफ ए स्टीम इंजन, जॉइंट बिटवीन पिस्टन रोड एंड द क्रॉस हेड ऑफ ए स्टीम इंजन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट होता है कुछ इस तरह का, ऐसे करके, है ना, ये जो मशीन्स के अंदर, मतलब जो ये मशीन मतलब जमीन के अंदर डाल दिया है, जमीन के अंदर फिक्स कर रखा है, ठीक है। फाउंडेशन बोल्ट में भी आपके क्वार्टर जॉइंट यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेगा जॉइंट बिटवीन द पिस्टन रोड एंड द पंप रोड, जॉइंट बिटवीन द पिस्टन रोड एंड पंप रोड, ठीक है। बस इतने बहुत हैं, वैसे सिर्फ और सिर्फ यही वाला एग्जांपल ज्यादातर होता है, ये क्रॉस हेड ऑफ द स्टीम इंजन, ठीक है। जनरली वो डायरेक्टली टैगलाइन आ जाती है एप्लीकेशन की, ठीक है। बाकी क्वार्टर जॉइंट का जो शुरू वाली लाइन है वही इंपॉर्टेंट है, वही आती है। क्वार्टर जॉइंट किस में यूज होता है, एक्सियल, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव दोनों में, ठीक है, दोनों में। बस क्वार्टर जॉइंट का मेन पार्ट यही है क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट है नकल जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है नकल जॉइंट। मैंने कहा नहीं बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा फील करना था इनको कि होती क्या है। अब आ जाता है नकल जॉइंट। नकल जॉइंट में क्या होता है, नकल जॉइंट में ये होता है, हाँ, क्वार्टर जॉइंट के आपके नाम हो सकते हैं, स्प्रोकेट, स्प्रोकेट एंड आपका स्पाइगोट, स्प्रोकेट एंड सॉकेट, स्प्रोकेट के बराबर सॉकेट, स्पाइगोट एंड कोटर, ठीक है। कोटर क्या है, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, कोटर क्या है, कोटर ये है, ठीक है। टेपर, और टेपर कितना 1/100 का, टेपर कितना, वो टेपर भी याद रखना, टेपर होता है 1/100। 1/100 का मतलब समझते हो, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 100 टाइम्स है, तो 1/100 का इसमें टेपर और होता है, ये और याद रखना, ठीक है। अब आ जाता है नकल जॉइंट। नकल जॉइंट में देख लो, नकल जॉइंट ऐसा दिख रहा है कुछ आपको, है ना। आपने ये तो ट्रैक्टर में देखा ही है ना, क्या चीज 1/100 टेपर है कोटर में, कोटर का टेपर ऐसे लिखा हो जाता है, कोटर का टेपर कितना है, तो टेपर कितना है मतलब ऐसे है ना कोटर, ऐसे, तो ये वाली चीज कितनी है 1 और ये वाली चीज कितनी है 100, ऐसे, मतलब टेपर उसमें बहुत ही कम है, एंगल बहुत ही कम है, 1/100 में समझ रहे हो, बहुत ही कम है, ठीक है। क्या चीज, हाँ मतलब एग्जाम्पल के तौर पर तो फिक्स होगा, ठीक है, बाकी आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या सॉलिड स्पाइगोट, सॉकेट हमारा होलो, सॉकेट होलो, ठीक है। अब यहाँ पर नाम लिख लो, अब थोड़े से फिर से यहाँ पर नाम आ जाएंगे लाइक फोक एंड वगैरह, ठीक है। ये है नकल पिन। आपने ये तो एग्जांपल सीधा देखा है ट्रैक्टर ट्रॉली में, ट्रैक्टर में से ये निकला होता है ऐसा करके, ट्रैक्टर में पीछे ऐसे निकला होता है, और ट्रॉली का आगे ये वाला लगा दिया जाता है। ट्रॉली में ये चीज लगी होती है, ठीक है, ट्रैक्टर में ये लगा होता है, ठीक है। उनको जब एक दूसरे के यहाँ पर ऐसे रखोगे, इसे उठा के इसके नीचे रखोगे, बीच में रखोगे, उसके बाद क्या होगा, सब होलो एक साथ हो गए, होलो वाले तो की डाल दिया, तो ये नकल पिन हो गई, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये है एक होल, जिससे क्या होगा, ये नकल पिन ऊपर ना उठ जाए झटकों में, तो यहाँ पर क्या हो गई, एक टेपर की हो गई, जैसे क्या होता है ना फैन के बोल्ट में, कि फैन में जो एक डाल के फिर बाद में ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे यहाँ पर हो गया। इसको जब आर पार लगाओगे तो ये नीचे पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर एक पिन डाल के उसे लॉक कर दो, ठीक है। उसके बाद इधर क्या हो गया, 1 एंड आई हो गया, ठीक है। इधर क्या हो गया, 2 एंड आई हो गया। ये क्या बोलते हैं, आई बोल देते हैं, आई, ठीक है। या इसे बोल देते हैं एक चीज और, फोर्क एंड। अब फोर्क तो ऑब्वियस है, कांटा, तो ये कांटे की तरह तो ये दिख रहा है ना, कांटे की तरह यही दिख रहा है ना, उठाने वाला फोर्क यही तो होता है, कांटे की तरह ये दिख रहा है, तो उठाने वाला है। तो ये हो गया फोर्क एंड, ये हो गया सीधा आई एंड, इसे बोल देते हैं आई एंड, यहाँ पर 2 आई एंड, ठीक है। बस हो गया, कॉलर वॉलर इस चीजों को नहीं देखना आपको, ठीक है, बस इतना था ये। इसका और कोई फिगर लिया हुआ है, हाँ ये रहा, देखो ये है कनेक्शन में, कनेक्शन में ये दिख रहा है आपको, देखो, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्क एंड, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपली आई एंड, ठीक है, ये 1 आई एंड है ना, ये हो गई हमारी नकल, नकल पे, ठीक है, खत्म। अब देखना जरा इसमें क्या होगा, इसमें क्या एक्सियल फोर्स को ये झेल सकता है, यस, एक्सियल फोर्स को झेल रहा है, यस। रोटेशन को हम जनरली नहीं करते, रोटेशन को करते हैं हम यूनिवर्सल हुक जॉइंट, ये हुक जॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एक जॉइंट है, इसे हुक जॉइंट नहीं बोलते। हुक जॉइंट क्या होते हैं, हुक जॉइंट होते हैं इधर भी और इधर भी, ऐसे होता है हुक जॉइंट, इसे यूनिवर्सल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। वो है वो दूसरी चीज, है ना। अभी नकल जॉइंट पढ़ रहे हैं, तो नकल जॉइंट में क्या हो गया, नकल जॉइंट में ये क्या करता है, एक्सियल, बट ये सिर्फ और सिर्फ किसको करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल,
टेंसाइल को ट्रांसमिट कर पाएगा, कंप्रेसिव को नहीं। कैसे? आप जब एक ट्रॉली को पीछे की तरफ करते हैं, है ना, ट्रॉली को आगे की तरफ ले जाओगे या नहीं? आपको पता है ट्रॉली को आगे की तरफ आप सेम पाथ पर ले जाओगे जैसे आपने ट्रैक्टर को चलाया, बट ट्रॉली को पीछे की साइड में अगर कर रहे हो, बैक कर रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते पाथ सेम चलेगा बैक में। बैक में बहुत रिस्की होता है कि उसी पाथ पर लेके जाना जिस पाथ पर आप चाह रहे हो बैक में, क्योंकि वो कंट्रोलिंग नहीं है, क्योंकि आपने फोर्स ऐसे लगा रखा है, फोर्स आपने ऐसे लगा रखा है, कैसे कंप्रेशन में जाएगा नकल वो उसकी मर्जी। ठीक है, वो डायरेक्टली वैसे नहीं जाएगा, वो तो इनर्शिया होती है जिस वजह से वो आपको दिख जाता है कि हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा हमारा उस साइड में चला जाएगा, इनर्शिया की वजह से। लोड जितना ज्यादा है, चलो भाई ठीक है, धक्का लगा रहे हो पीछे की तरफ तो कुछ जा रहा है, बट नक्कल जॉइंट हमारा कंप्रेशन में काम नहीं करता है, सिर्फ टेंशन में काम करता है। क्लियर है? ठीक है, तो नक्कल जॉइंट में भी लिख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखिएगा। नक्कल जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रोड्स, knuckle joint is used to connect two roads, is used to connect two roads whose axes are either coincide, whose axes are either coincide or intersect, whose axes are either coincide or intersect and lie in one plane, and lie in one plane, either coincide or intersect and lie in one plane. The knuckle joint is used to transmit, the knuckle joint is used to transmit axial tensile force, axial tensile force. The knuckle joint is used to transmit axial tensile force, axial tensile force. नेक्स्ट लाइन में लिखना है इसी के अंदर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस जॉइंट, आप कहोगे सर प्योर एक्सियल तो नहीं है, एक्सियल है बट उसमें एंगुलर थोड़े टाइम तक के लिए परमिट होता है, मतलब थोड़े एंगल तक के लिए परमिट होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही 90 डिग्री के उस पर लेके जा रहे हो। एक्सियल टेंसाइल फोर्स, क्वेश्चन इसमें टेंसाइल का होता है, कंप्रेसिव वाला अगर ऑप्शन है तो उसे कट कर देना। ठीक है, लिखेगा द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस जॉइंट परमिट्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस जॉइंट परमिट, जो इसका ये रूप है ना, ये क्या परमिट करता है, ये थोड़ा सा एंगुलर भी परमिट करता है, मतलब इधर उधर भी थोड़ा सा जो ड्राइवर है वो जा सकता है। ठीक है, द एंगुलर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस जॉइंट परमिट लिमिटेड एंगुलर मूवमेंट, लिमिटेड एंगुलर मूवमेंट, जबकि क्वार्टर जॉइंट बिल्कुल भी परमिट नहीं करता। ठीक है, लिमिटेड एंगुलर मूवमेंट बिटवीन रोड्स, बिटवीन रोड्स, जो दो रोड हैं ये, बिटवीन रोड्स about the axis of the pin, permit the limited angular movement of the roads या between roads about the axis of the pin, पिन के अबाउट ये बस थोड़ा सा परमिट करेगा। ट्रैक्टर ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर बिल्कुल उल्टा हो गया और ये ट्रॉली भी ऐसी है और अब खींच रहा है, वो ऐसे नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो ये चीज ठीक है, तो याद रखना इसमें एक्सियल टेंसाइल फोर्स है, कंप्रेसिव नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन लिखिएगा, एप्लीकेशन joints between the links of suspension bridge, joints between the links of suspension bridge, ट्रैक्टर ट्रॉली, याद रखने के लिए अच्छा एग्जांपल है सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, ट्रैक्टर ट्रॉली। ठीक है, और क्या हो गया, टाई बार्स इन रूफ ट्रसेस, joint between the tie bars in roof trusses, in roof trusses। आप हमेशा क्या मोशन ही सोचोगे ट्रैक्टर ट्रॉली की तरह? नहीं, ये तो रुकी हुई में भी आ सकता है, बस ये एक्सल फोर्स को झेल जाए। तो जो मैंने आपको समझाया था, अगर सोम आपने याद होगा, सोम में मैंने एक पिन कनेक्शन समझाया था, वो पिन कनेक्शन मेरा नकल जॉइंट ही तो है। हाँ, पिन कनेक्शन वाला जहाँ मोमेंट जीरो हो जाता है ना, वो हमारा एक तरह से नकल जॉइंट ही तो है सिंपली। ठीक है, हाँ ऐसा कौन सा जॉइंट है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है? बहुत सारे जॉइंट है, प्रिज्मेटिक भी है, रोलर भी है। नहीं, क्वेश्चन गड़बड़ कर रहे हो आप, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ कर रहे हो, ये तो ऐसे तो काफी है, डीओएफ तो काफी के बन जाते हैं।
तो एक बार क्वेश्चन देख लें, ठीक है। नेक्स्ट लिखेगा जॉइंट इन द वॉल मैकेनिज्म ऑफ ए, इसी के एप्लीकेशन में, जॉइंट इन द वॉल मैकेनिज्म ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जॉइंट इन द वॉल मैकेनिज्म ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन, उसमें भी नकल जॉइंट यूज किया जाता है। जॉइंट इन वॉल्व मैकेनिज्म ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन, उसमें भी नकल जॉइंट यूज किया जाता है, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया हमारा नकल जॉइंट, ठीक है, मतलब हमारे ये हो गए जॉइंट्स, ठीक है। अब रह जाती है हमारी कीज, ठीक है। देखो अब मैंने ना आपको ये चीजें और भेजी हुई हैं, इनके जो हेड्स, अब ऑब्वियस है हेड्स तो आपको ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है। ये सिर्फ नाम रखने हैं याद, और नाम के साथ में हेड्स याद रखने हैं, शेप याद रखनी है बस। अगर शेप के हिसाब से नाम आ गए तो आप इस चीज को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है ना, मुझे थोड़ा सा सही से देना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, मैं फिर से इसमें सही से दे देता हूँ, ये थोड़ा सा सही नहीं, थोड़ा पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो। ये नट्स हैं, ये बोल्ट हैं, बोल्ट, ये बोल्ट्स हैं, ठीक है, ये बोल्ट्स हैं। बोल्ट आपको कैसे दिख रहा है, बोल्ट आपको दिख रहा है यहाँ तक बोल्ट है पूरा, और नीचे क्या है, पिन, वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एक पॉइंट नहीं, ठीक है। ये क्या है सब, ये बोल्ट्स हैं, ठीक है। ये काउंटर शंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, वैसे मुझे नहीं लगा कि आप पढ़ पाओगे, मैं दूसरे फिगर्स दे दूंगा, मैं दूसरे फिगर्स दे दूंगा। इसमें भी देखो ये है स्टड बोल्ट हो गया। स्टड बोल्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें ऊपर की साइड में भी नट होते हैं, नीचे की सॉरी थ्रेड होते हैं, नीचे भी थ्रेड होते हैं, ये स्टड बोल्ट होते हैं, ठीक है। इसमें हेड नहीं होता। तो पता है ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि कौन सा वाला है जिसमें हेड नहीं है, ठीक है, तो ये स्टड बोल्ट हो गया, है ना, उसका नाम क्या है, स्टड बोल्ट में क्या होता है, इस तरह की चीजें, ठीक है। और मेन चीज ना ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मेन नहीं है, मेन एग्जाम्पल क्या है, काउंटर शंक क्या है, नॉर्मल वाले जो हेड है ना, हेड की शेप है, बस वही वही पूछी जाती है, बस वही चीज है ना, वो वही चीजें पूछी जाती है, बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। ये है मेरे क्या, अगर देखो आपको यहाँ पर ये चीज दिख रही है तो ये क्या है आप बताना, ये बोल्ट है, ये प्लेट है भाई, प्लेट, ये दूसरी प्लेट है, तो आप बताना ये बोल्ट होगा, ये बोल्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, स्क्रू, ये क्या होगा, स्क्रू। तो ये क्या है, ये स्क्रूज की शेप है, ये फ्लैट हेड हो गई, ये बटन हेड हो गई, ये फिलिस्टर हेड हो गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा हेड की शेप याद रखो, क्योंकि कल भी मैंने देखा कि शेप के हिसाब से क्वेश्चन आ रखे थे यूपी ट्रिपल एससी में, तो हो सकता है इसमें भी आ जाए, तो थोड़ा सा फोटो याद रख के और वो नाम याद रख लेना, ठीक है। हाँ वो अच्छा अच्छा दे रखा था वो पूरा, हेलिकल हाइपोइड वाला ना, ठीक है। और ये वाली चीजें ऐसे ही याद रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप याद रखना है इनको, राउंड हेड हो गया, ये सॉकेट हेड हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है स्क्रू, बट पावर स्क्रू मत बोल देना, ये है मेरे मशीन स्क्रूज, ये है मशीन स्क्रूज, आपको साफ दिख रहा होगा ये क्या है, मशीन स्क्रू। ये भी अपने हेड के हिसाब से, दिस इज इलिप्टिकल हेड, दिस इज द काउंटर शंक हेड, दिख पा रहा है ना ये काउंटर शंक कैसे बन के आ रहा है, ठीक है, काउंटर शंक काउंटर बोर्ड की तरह, है ना, जो हमने वहां पर पढ़ा भी था मशीनिंग में, ठीक है। फिलिप हेड, लेग हेड, ठीक, ये है हमारी कीज। चलो कीज वाले काम हम एक काम कर लेंगे, या तो फिर कल कर लेंगे, ठीक है, कीज वाला, क्योंकि आज के लिए मुझे लग रहा है काफी हो गया है, नहीं, ठीक है, ये वाली चीज काफी हो गई है, ठीक है। चलो तो कीज हम कर लेंगे कल, ठीक है। अब ये बताइए थोड़े से क्वेश्चन देख लें कल वाले या नहीं, या बिल्कुल अभी इस टाइम पर ऐसे हो गए हो कि थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है, कम से कम 5-6 मिनट है, तो एक काम करो 5 मिनट का रेस्ट लोगे या फिर पूरा ही रेस्ट लोगे, अब थोड़ा खाना भी तो खाना है आपको 1 बजे, ठीक है, तो आप थोड़ा रेस्ट ही ले लो, रेस्ट ले लो फिर, ठीक है, आप रेस्ट ही ले लो। हाँ क्या चीज, अब नहीं, कल खत्म हो जाएगी, बस अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है, ठीक है। कल कल क्या क्या होगा, अच्छा कल नहीं आ पाओगे, ओके। कल कपलिंग है, कपलिंग बची है, कल कीज बची है, कीज होगी, कपलिंग होगी, और एक चीज और बची है छोटी सी, वो है हमारी टीई और एमई वाली चीजें, इक्वलेंट चीजें, इक्वलेंट के लिए ना, तो अच्छी अच्छी बात है, तो बट ये सही में हार्ड है भाई, ये तो अभी आपको टाइम के हिसाब से लगा कि चीजें आउटकम में आ गई हैं, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आपको अगर इजी लग रही है तो बढ़िया, बस तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।